किस हद तक ये जायज, कौन सा अधिनियम हमें इस तरह की छूट देता है, चाहे वो संविधान का हो या आरटीआई कानून का हो। इस विषय पर हमारा इसमें डिस्कशन होगा। हमारे बीच में सुश्री पंक्ति जोग जी हैं, जो इस कार्यक्रम में विशेष तौर पे अपना अनुभव यहाँ पर साझा करेंगी, और वो अपना स्लाइड प्रेजेंटेशन के माध्यम से भी अपना यहाँ पर बात रखेंगी। तो वो हमारे बीच में जुड़ चुकी हैं। तो हमें लगता है कि अन्य जो भी हमारे जो विशिष्ट अतिथिगण हैं जो आएंगे कार्यक्रम में अपनी बात रखेंगे, तो जब तक वो हमारे कार्यक्रम में जुड़ेंगे हम शुरू करेंगे यहाँ पर कार्यक्रम सुश्री पंक्ति जोग जी से। उनका हम स्वागत करेंगे। पंक्ति जोग जी, आपका हार्दिक स्वागत है, और कृपया अब आप अपना कार्यक्रम प्रारंभ करें। थैंक यू शिवानंद जी। इस मुद्दे को सबसे पहले तो चर्चा में रखने के लिए आपके नेशनल सेमिनार में मैंने आपको प्रेजेंटेशन व्हाट्सएप किया था, क्योंकि मेरे लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम हो गया। अगर आप वहां से शेयर कर पाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरा लैपटॉप ऑन ही नहीं हो रहा है एक्चुअली, उसमें कुछ इश्यू हो गया तो प्रेजेंटेशन बनाने के बाद वाला। तो प्लीज देखिए अगर कर सकते हैं तो। जी मैं प्रयास करता हूं पंक्ति जी। और एक्चुअली क्या है कि आपने जो भेजा है वो हमारे इसमें है, मतलब व्हाट्सएप में है। इसको मैं सबसे पहले ईमेल में डाल करके मैं लैपटॉप में ले लूँ। थोड़ा सा होल्ड करिएगा कृपया। जीमेल कभी कभी इस तरह से टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाया करती हैं एंड टाइम पर, और हम लोग ना ध्यान नहीं दे पाते। मैं जस्ट इसको मैं तब तक उसका जस्ट बैकग्राउंड बता दूं ताकि फर्स्ट स्लाइड हम लोग बाद में स्किप कर सकते थोड़ा सा तो बैकग्राउंड बताते रहें और हम उसको करते हैं। जी जी। सभी साथियों को जिंदाबाद और नमस्कार। मैं पंक्ति माहिती अधिकार गुजरात पहल करके ऑर्गेनाइजेशन है गुजरात में, राइट टू इंफॉर्मेशन पे ही काम करते हैं, उसके साथ जुड़ी हुई हूँ। और इस मुद्दे के पे आज चर्चा करूंगी, जो गुजरात में कुल 15 ऑर्डर्स और जिसमें 11 सिटीजन्स को आरटीआई करने से बैन कर दिया है, या तो उनको एक तरीके से ब्लैक लिस्ट कर दिया है। इसका बैकग्राउंड थोड़ा बताऊंगी ताकि बाद में हम पता चले कि कैसे हुआ। तो फर्स्ट जो इसका ऑर्डर है वो दिसंबर 2020 में आया था, जिसमें एक एप्लीकेंट को बैन किया था, और उस टाइम पे ब्लैक लिस्ट ये शब्द भी इस्तेमाल ऑर्डर में हुआ है। उसके बाद उसके 2 महीने में, मतलब जनवरी 2021 और अप्रैल तक 2021 में और 1-2 ऑर्डर इसके आए, और उसके बाद फिर 4-5 महीने का एक गैप हमें दिखता है, और उसके बाद जो ऑर्डर्स आए हैं वो अभी तक आए हैं। तो पिछले 1.5-2 साल की मैं बात कर रही हूँ ये, कि जिसमें ये 15 ऑर्डर्स आए हैं, और ये 15 ऑर्डर्स का ये आज छोटा सा एक संक्षिप्त प्रेजेंटेशन मैं कर रही हूँ ताकि पता चले सबको कि इसमें एग्जैक्टली उन्होंने कहा क्या है। हम एक सेंटेंस में तो कह देते हैं कि बैन कर दिया, लेकिन वो कैसे क्या थोड़ा सा हम समझें, और उसके ऊपर हम बाद में चर्चा भी कर सकते हैं। तो शिवानंद जी, थैंक यू, प्रेजेंटेशन आपने शेयर किया। तो क्या मैं सीधा अभी प्रेजेंटेशन पे ही जाऊं शिवानंद जी? हाँ जी जी बिल्कुल जी हाँ। तो मैं यही बैकग्राउंड जो बता रही थी, जो फर्स्ट स्लाइड हो चुकी है उसमें, कि उन्होंने कुछ, मतलब अगर हम देखें तो एक एप्लीकेंट को पूरे गुजरात में बैन किया है, बाकी के 10 जो हैं उनको जो अथॉरिटीज में उन्होंने इंफॉर्मेशन मांगी थी उस पब्लिक अथॉरिटी के लिए उनको मना किया है कि वो कभी नहीं कर पाएंगे। कुछ 2-3 ऐसे भी एग्जांपल्स हैं जिसमें वो पब्लिक अथॉरिटी उनके हायर और उनके हायर, मतलब अगर ब्लॉक लेवल के ऑफिस हो तो डिस्ट्रिक्ट लेवल की, और एंटायर वो डिपार्टमेंट, उस तरीके से भी कहा गया है। अगर हम ये थोड़ा सा देखें तो ये एक एप्लीकेंट है जिनको 5 इयर्स के लिए बैन किया है, वो 5 साल इंफॉर्मेशन नहीं मांगेंगे, और बाकी के जो सभी हैं 10 उनको हैंस फोर्थ, मतलब अभी से कभी भी नहीं मांगेंगे, ऐसे कहा गया है, जिसका अर्थ ये होता है कि वो लाइफ टाइम भी हो गया।
अब हम देखें कि इसमें रीजंस क्या मेंशन किए हैं कमीशन ने। इसमें अभी मैं और टिप्पणी नहीं जोड़ रही हूँ, सिर्फ उनके ऑर्डर में जो कहा है वही कह रही हूँ, क्योंकि सभी ऑर्डर्स का ट्रांसलेशन करना अभी बाकी है और ऑर्डर्स ज्यादातर गुजराती में हैं। नो डाउट उन्होंने जितने भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स यूज किए हैं तो वहां इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन ऑर्डर का वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करना अभी बाकी है। तो ये रीजंस क्या कहा गया है, तो जो सभी रीजंस मैं इकट्ठा लिस्ट कर रही हूँ। इन एप्लीकेंट जो है, नागरिक जो हैं, उन्होंने इंफॉर्मेशन उसी पब्लिक अथॉरिटी में मांगी है जहां पर वो जॉब करते थे, या तो करते हैं या तो करते थे, क्योंकि इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट है या तो थे। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि भाई जो इंफॉर्मेशन मांगी है इससे पब्लिक इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, ये उस इंसान का कुछ पर्सनल मामला था। तीसरी जो बात उन्होंने कही है बहुत ही मतलब एकदम रूप से, दो ऑर्डर्स में तो बहुत ही ज्यादा उसके ऊपर भार दिया है, वो ये है कि कमीशन के सामने जब सुनवाई हुई तब जो एप्लीकेंट है उसने मिसबिहेव किया। एक ऑर्डर में कहा है कि उन्होंने शाउट किया, मतलब बहुत जोर से बोले। एक एप्लीकेंट के बारे में कहा है कि वो अपने साथ और 4 लोगों को लेके आए, और एक ने कहा है कि उन्होंने कमीशन के ऊपर ही एलिगेशंस लगाए। एक ऑर्डर में मतलब कुछ ऑर्डर्स में ये कहा है कि जो भी एप्लीकेशन की गई और इंफॉर्मेशन मांगी गई उसका इंटेंशन, और यहाँ पर कमीशन ने आयोग को ऐसे लगता है, ऐसे शब्द इस्तेमाल किए हैं कि उसका इंटेंशन जो हैरेस करने के लिए था पब्लिक अथॉरिटी के लिए, और वो रिपीटेड था। और ये भी कहा है कि कोई भी सिटीजन को राइट टू रिपीट नहीं है, मतलब वो एक ही इंफॉर्मेशन वापस दूसरी बार नहीं मांग सकता। एक में यह कहा गया है कि वो मालाफाइड इंटेंशंस लगता है सिटीजन का कि जिसने इंफॉर्मेशन मांगा है, और बार बार ये कहा है सभी इसमें कि जो पब्लिक अथॉरिटी है उसका जो टाइम है बहुत ही वेस्ट हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाइए प्लीज। शिवानंद जी थोड़ा नेक्स्ट करेंगे। हाँ, तो इसमें उन्होंने कुछ ऑर्डर्स साइट किए हैं। हालांकि वो ऑर्डर्स कैसे इस केस में लागू होते हैं इसके ऊपर बहुत नहीं कहा गया, लेकिन जो ऑर्डर्स साइट किए हैं वो ओवरऑल इतने ऑर्डर्स हैं। एक है आदित्य बंदोपाध्याय का केस जो हम बहुत सब जानते हैं, जो बोर्ड के एग्जाम के पेपर्स के रिलेटेड था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऑब्जर्वेशन किया था कि ये सनशाइन एक्ट का मिसयूज नहीं होना चाहिए। दूसरा जो सीआईसी के कुछ ऑर्डर्स हैं, जो ऑर्डर्स अगेन मिसयूज ऑफ आरटीआई, या तो आरटीआई की करने की वजह से पब्लिक अथॉरिटी का काम में बहुत बाधा पहुंचती है, उस रिलेटेड है। कमीशन ने एक कुरैशी वाला जो ऑर्डर साइट किया है उसमें भी यही बात आती है कि मालाफाइड इंटेंशंस लगता है। और इसका एक ऑर्डर जो हरियाणा इंफॉर्मेशन कमीशन का है 2017 का, जिसमें उन्होंने 18 ऐसे इंसान को एक साथ एक लिस्ट बना के ब्लैक लिस्ट किया था। हालांकि वो सभी ऑर्डर्स मुझे नहीं मिले हैं, लेकिन सीआईसी ने भी वो ऑर्डर कैसे यहाँ लागू होता है ये नहीं कहा है, बट 2-3 रीजन जो ये कहे हैं कि भाई बार बार यूज करना, रिपीटेटिव यूज करना, उसी अथॉरिटी में यूज करना जहां आप पहले काम करते थे, और उससे जो अथॉरिटी है उसका टाइम वेस्ट होना। और उन्होंने फिर ये कहा है कि इसको सीआईसी को ही कहीं ना कहीं कंट्रोल करना पड़ेगा, और सीआईसी को ये कंट्रोल करने की जिम्मेदारी बनती है। हालांकि यहीं पर भी कहां से जिम्मेदारी बनती है या कुछ इन ऑर्डर्स में ऐसे कहा हो, मैं एक कहना चाहूंगी कि इसमें से कोई भी ऑर्डर जो हाईकोर्ट के हो, सुप्रीम कोर्ट में हो, एक्सेप्ट सीआईसी हरियाणा, कोई भी ऑर्डर ब्लैक लिस्टिंग की या बैन की बात नहीं करता है। हालांकि कमेंट्स में, ऑब्जर्वेशंस में सनशाइन यूज का मिसयूज, सनशाइन एक्ट का मिसयूज के बारे में कहा गया है। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं कि इंफॉर्मेशन क्या मांगा था, तो ज्यादातर लोगों ने अपने जो ग्रीवेंसेस थे उस ग्रीवेंसेस पे जो डिपार्टमेंट को सबमिशन किए, उस सबमिशन पे क्या हुआ यही मांगा था ज्यादातर सिटीजन का। मतलब जैसे एक सिटीजन के बारे में ये था कि वो वहीं पे जॉब करते थे, उनको एक इंक्वायरी बिठा के उनको सस्पेंड कर दिया था, उस रिलेटेड उसने कुछ रिप्रेजेंटेशन किए थे और कुछ इंफॉर्मेशन मांगी थी। तो जो उसमें क्या हुआ वही वो बार बार पूछ रहे हैं, ऐसा हमें दिखाई दिया जो हुआ है। दूसरा, और लेकिन उनको उसमें इंफॉर्मेशन मिली क्या, अगर हम उस ऑर्डर्स को देखते हैं, मैंने हर एक एप्लीकेंट का इसमें इंटरव्यू नहीं लिया है, लेकिन ऑर्डर्स को देखते हुए ऑर्डर्स में जो आता है
वो ये आता है कि उसमें से एक इंसान को, एक एप्लीकेंट को पार्शियल इंफॉर्मेशन दी गई है, एक को इंस्पेक्शन दिया गया है और बाकी सबको इंफॉर्मेशन मिली ही नहीं है। और वो उस इंफॉर्मेशन के बारे में उस फाइनल ऑर्डर में भी कुछ भी नहीं कहा है, या सेक्शन 8 किस तरीके से लागू होता है या थर्ड पार्टी किस तरीके से लागू होता है, और ये इंफॉर्मेशन उनको मिलने के लायक नहीं है, ऐसे भी क्लियरली कहीं पे भी कमीशन ने नहीं कहा है। हालांकि एक तो ऑर्डर्स में थर्ड पार्टी का इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, ऐसे ऐसे जरूर कहा है। नेक्स्ट में हम जाते हैं। अदर ऑब्जर्वेशंस बहुत किए गए हैं, मतलब हर एक में जो एप्लीकेंट है उसके मेरिट्स के ऊपर बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस हैं और वो बहुत लंबे हैं और उसमें रिपीटेटिव भी हमें दिखते हैं, और उसका बेस हमें दिखता है वो पीआईओ ने जो सबमिशन किया है, तो वो पीआईओ के सबमिशन में भी आता है बात, और वापस कमीशन को लगता है करके कमीशन के ऑब्जर्वेशंस में भी आती है। तो उसमें ये उन्होंने 2 या 3 एप्लीकेंट्स को ये कहा है कि इनका जो मानस है, जो मानसिक स्थिति है वो विकृत हो चुकी है, जिसको हम कैंटेक्रिस कहेंगे। उन्होंने ये कहा है कि हैरेसिंग पब्लिक अथॉरिटी को हैरेस कर रहे हैं। डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी इनके ऊपर केसेस फाइल किए हुए हैं। वो केसेस हालांकि इंफॉर्मेशन रिलेटेड नहीं है, वो केसेस जैसे एक का इलीगल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, एक का वो उसका गवर्नमेंट क्वार्टर है वो खाली नहीं कर रहा है उसके ऊपर से है, एक का ये है कि भाई वो बस कंडक्टर था और कुछ थेफ्ट की चोरी में पकड़ा, एक का ये है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट हुई थी उसके बारे में उसको कुछ फाइन डाला। तो ये केसेस जो हैं वो कमीशन ने बहुत ही लंबे लिस्ट किए हैं कि भाई ये केसेस उनके ऊपर है, तो उनका मोरल, उनका बिहेवियर, उनका कंडक्ट के ऊपर एक शंका आती है। उनके मोरल कंडक्ट इश्यूज पे बहुत लंबा ऑब्जर्वेशंस और कमेंट भी है। ये भी कहा है कि उन्होंने वायोलेट किया है लॉज को, जैसे इलेक्ट्रिसिटी लॉज हो या गवर्नमेंट को क्वार्टर खाली ना करना वो लॉ हो, इसको ऑब्जर्वेशन किया है। और उन्होंने ये ज्यादातर जो सबमिशंस हैं वो पीआईओ ने किए हुए हैं उसको रिपीट किया है। उन्होंने कहीं पे उसको और ज्यादा इंफॉर्मेशन मंगवाई या इंफॉर्मेशन कमीशन ने कुछ उसमें इंक्वायरी की है या नहीं है, ऐसा कुछ उसमें नहीं आता है। वो पीआईओ के सबमिशंस पे ही पूरा डिपेंड होके वो उन्होंने कमेंट पूरे किए हुए हैं। अभी तक क्या हुआ है इस इश्यूज में वो भी बताऊं, क्योंकि कहीं ना कहीं हर जगह आरटीआई को लेके काफी सारे लोग काम करते रहते हैं। तो गुजरात में जब ये पहले 2-3 ऑर्डर्स आए हैं, लास्ट ईयर की मैं बात कर रही हूँ, तब आरटीआई एक्टिविस्ट का एक ग्रुप मिला था, जैसे एमएजीपी के ऑफिस पे ही वो मीटिंग हुई थी और उसके बाद एक रिप्रेजेंटेशन कमीशन को दिया गया था। उसके बाद आरटीआई एकता मंच करके जो एक पूरा ग्रुप इंफॉर्मेशन मतलब आरटीआई में काम करने वाले एक्टिविस्ट लोगों का बना हुआ है, उसके थ्रू कमीशन के साथ एक बैठक भी हुई और वो उस बैठक में एक लंबी चर्चा हुई। बहुत सारे और मुद्दे भी थे, लेकिन एक मुद्दा ये भी था कि ब्लैक लिस्टिंग को लेके तब चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन ने ये कहा कि हाँ हमें ये करने का पावर है। तब हमारे में से एक साथी ने ये पूछा कि साहब सर कौन से प्रोविजन में हमें आपको ये पावर मिलता है, तो उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। उन्होंने ये कहा हमें ये पावर है और हमने जो किया है वो सही किया है। ये उसके बाद बहुत सारे एकता मंच से रिलेटेड जितने भी एक्टिविस्ट लोग हैं, उन्होंने जो ऑर्डर जिनके ऊपर हुआ है उनके साथ भी संपर्क में रह के उनको और हाईकोर्ट में पिटीशन इसके सामने करने के लिए गाइडेंस वगैरह देते गए हैं। मीनवाइल क्योंकि शुरुआत के 2-3 जो एप्लीकेंट थे वो खुद इसमें जाने के लिए तैयार नहीं थे और इसमें एक लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट भी था। बहुत सारे पब्लिक अथॉरिटीज नीचे ऐसे लिस्टिंग बनाना शुरू किए थे कि जिन्होंने ज्यादा इंफॉर्मेशन मांगी हो ताकि हम सबको उनको ब्लैक लिस्ट कर सके। इसमें एक मुद्दा, इस मुद्दे को लेके माहिती अधिकार गुजरात पहल जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है जो हाईकोर्ट में भी गया था और हाईकोर्ट में वो जो पिटीशन है वो डिसमिस किया और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पेनल्टी भी डाली। हालांकि वहां पर अगर पीआईएल होती तो शायद ये अलग तरीके से देखा जा सकता था। हमने बाद में रिक्वेस्ट भी किया कमीशन को कि हमें विड्रॉ करने की, हाईकोर्ट को कि हमें विड्रॉ करने की परमिशन दें और हम पीआईएल पे जाएं, लेकिन वो हाईकोर्ट ने सुना नहीं। उस ऑर्डर में बहुत ही ज्यादा एलिगेशंस भी लगाए ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो एक्चुअली किसी ने भी सबमिट नहीं किए थे, या मतलब लॉयर ऑफ दी गवर्नमेंट या उन्होंने किसी ने सबमिट नहीं किए थे, लेकिन वो ऐसे ही पूरे एलिगेशंस आ गए उस ऑर्डर्स में। वो बहुत ज्यादा आश्चर्य की बात है। उसको लेके
उसके बाद में वापस हाईकोर्ट में हम लोगों ने रिवीजन के लिए कहा है कि ये जो कमेंट और जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन किए हुए हैं वो हटाए जाए। पेनल्टी पहले 25,000 थी, बाद में वो 10,000 की गई, लेकिन वो केस अभी इतना ये अगस्त के लास्ट वीक में वो हियरिंग पे है, और हमने जो शुरुआत में कहा था कि एक ट्रेंड बन जाएगा, तो हम हाईकोर्ट को इसको इन्फॉर्म करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि अभी की स्थिति उसमें क्या है। बट हाईकोर्ट का एक रवैया इसको लेके काफी नेगेटिव लगा। हालांकि ये बात भी बिल्कुल सही है कि लास्ट ईयर जब ये पेनल्टी के साथ डिसमिसल का ऑर्डर आया, उसके बाद के ऑर्डर्स हम देखेंगे तो वो काफी सारे आए हैं, मतलब 3 छोड़ के बाकी के जो सब आए हैं वो उसके बाद अभी तक, मतलब जैसे जून 2022 तक हम देख सकते हैं उसको, वो ऑर्डर्स बाकी के 8 ऑर्डर्स आए हैं। तो अभी तक इतना हुआ है। हाँ, और एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट हुई है कि आरटीआई एकता मंच के हिसाब से जब हमने डिस्कशन, इसका बहुत बार डिस्कशन किया कि इसमें क्या करेंगे, क्योंकि बात कहीं ना कहीं ये थी कि एप्लीकेंट इसको लेके हाई कोर्ट में जा नहीं रहे थे, तो लेकिन आरटीआई को नुकसान पहुंचता है, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न आरटीआई एकता मंच और बाकी सब भी आरटीआई रिलेटेड जो कंसर्न लोग हैं उनमें था। तो ये ये कहा गया, एक किया गया जो अभी भी शुरू है कि जो ये 2 कमिश्नर्स हैं जिन्होंने ये सभी ऑर्डर्स पास किए हैं, तो उन 2 कमिश्नर्स के कोर्ट में जब भी कोई ऑर्डर, जब भी कोई एप्लीकेंट का केस आता है हियरिंग पे, वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को एक चिट्ठी लिखते हैं कि ये 2 कमिश्नर्स जो हैं वो आउट ऑफ आरटीआई एक्ट जाके इंफॉर्मेशन मांगने वाले को ही पेनलाइज करते हैं। मुझे इन कमिश्नर्स पे भरोसा नहीं है, मेरा केस मुझे इस कमिश्नर्स के कोर्ट में नहीं चलाना है और आप मुझे मेरा केस ट्रांसफर कीजिएगा। तो ये ट्रांसफर तो नहीं हो रहा है, लेकिन इसका एक कहीं ना कहीं दबाव उन कमिश्नर्स पे हमें लगा, क्योंकि उसके बाद पे जो भी हियरिंग हुए उसमें उन्होंने, कमीशन ने एप्लीकेंट को डांटना, धमकाना, आपको मैं ब्लैकलिस्ट करूंगा, इस तरीके की धमकी देना, या आप क्यों इंफॉर्मेशन मांग रहे हो, आपका हेतु क्या है, आपका व्यवसाय क्या है, आप क्या करते हो, इस तरीके के इंक्वायरी कराना। थोड़ा सा हमें कहीं ना कहीं जो फीडबैक मिला लोगों से कि वो सुनते हैं अभी एप्लीकेंट को। ये 2 बातें कह के मैं अपनी बात पूरी करूंगी। एक ऑर्डर में ये भी कहा गया है कि एप्लीकेंट जो है, जो सेकंड अपील के दरमियान कुछ भी कहने के लिए उसको हक ही नहीं है। जो सेकंड अपील की सुनवाई के दरमियान अगर कोई कह सकता है कुछ, तो वो पीआईओ ही कह सकता है। एप्लीकेंट को जो भी कहना है वो पहले वो जब अपील करेंगे तभी कहेंगे। तो ये बात एक उसमें कही गई है। लेकिन अभी एक कमीशन, ये जब बहुत सारे लोगों ने पूरे गुजरात भर में से एक तरीके से बॉयकॉटिंग ऑफ दैट टू कोर्ट शुरू हुआ, तब से उसको थोड़ा सा रोक भी लगा है, या हमें कहीं ना कहीं लगा कि कमीशन का रवैया थोड़ा सा सुनने के लिए वो ओपन हुए हैं। अदरवाइज वो यही था कि जब भी पीआईओ ये कहते थे कि इन्होंने 10 एप्लीकेशन किया है, तो वो तुरंत ही बरस पड़ते हैं कि एप्लीकेंट के ऊपर कि भाई आप क्या कर रहे हो, ये क्यों मांग रहे हो, किस लिए मांग रहे हो, आप क्या करती हो, एंड ऑल दैट। लेकिन एक बात तो उन्होंने कंटिन्यू रखी हुई है कि भाई आपने कितने अभी तक एप्लीकेशन किए हैं, वो सेकंड ऑर्डर में ही मेंशन करते हैं। अगर बैन की बात करूं तो शुरुआत में ब्लैकलिस्ट यूज किया है वर्ड, उसके बाद ये कहा गया है कि एपेलेट अथॉरिटी को ये कहा गया है कि आपको इनके कोई भी पेंडिंग अपील सुनने की कोई जरूरत नहीं है और उसमें कोई ऑर्डर पास करने की जरूरत नहीं है। और पीआईओ को ये कहा गया है कि आपको अब तक आपके पास जितने भी पेंडिंग है और आगे कितने भी आएंगे, उस कोई भी सूचना के अधिकार के इस आवेदक के एप्लीकेशन के ऊपर आपको जवाब नहीं देना है। मतलब ये ऑर्डर है, वो नहीं देना है और नहीं दोगे आप, इस तरीके से है, नहीं दे सकते ऐसा नहीं है। तो वो एक कहा गया है। और काफी जगह आश्चर्यजनक रूप से जिस अथॉरिटी के पास ये मुद्दा चल रहा है उस अथॉरिटी को छोड़ के बाकी भी बहुत सारे लोगों को ब्लैंकेट ये दिया है, जैसे बहुत सारे अथॉरिटीज को। एक ही एग्जांपल दूंगी और वो मेरा लास्ट ही होगा, 1 मिनट के। एक है जो एजुकेशन, मतलब ट्रस्ट रन स्कूल के पास मांगी है इंफॉर्मेशन। अब उस ट्रस्ट से बहुत सारे और स्कूल्स हैं, तो वो सभी स्कूल्स को आरटीआई से इस एप्लीकेंट से पूरा बैन कर दिया। मतलब आप कोई भी स्कूल में नहीं मांगोगे इस ट्रस्ट में रन किया हुआ, और आप एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास भी नहीं मांगोगे। तो वो पूरा एक ब्लैंकेट कवरेज जैसा हमें दिखता है। तो मेरी बात मैं यहाँ पर खत्म करती हूँ और मैं चाहूंगी कि इस मुद्दे के ऊपर आज चर्चा हो, हमें भी थोड़ा गाइडेंस मिले कि हम इस मुद्दे को लेके कैसे आगे लड़ सकते हैं, क्योंकि इस मुद्दे में हमें बहुत कंसर्न ये है कि ये बहुत गलत मैसेज पीआईओ और सिस्टम को दे रहा है और बहुत नुकसान भी आरटीआई का हुआ है। थैंक यू शिवानंद जी। पंक्ति, मैंने एक छोटी सी बात मैं पूछना चाहूंगा कि आपके और मेरे सभी के एज अ सिटीजन सबके राइट टू बी हर्ड फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स भी है। क्या आप में से किसी ने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को या स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में इस बारे में कंप्लेंट पुट अप करने की कोशिश की है? नहीं जी, नहीं की अभी तक।
एक नागरिक होने के नाते पूरे जो भी यूएनओ के मेंबर हैं और दुनिया में ह्यूमन राइट्स चार्टर जो है उस पर भारत ने भी हस्ताक्षर कर रखे हैं, हम पे भी लागू है 1993 से। और जो फंडामेंटल उसके हैं, अगर मानवाधिकारों के चार्टर को, मैग्ना कार्टा को पढ़ना शुरू करें तो सुनवाई का अपने आप में फंडामेंटल लॉ है और मानवाधिकार के अंडर आता है। यानी किसी आदमी के ऊपर ये ऑर्डर करना कि इनकी किसी भी अपील को आपको सुनने की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप में आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। तो ओके, इस तरीके से नहीं सोचा था सर, ये मैं सजेशन नोट कर लेती हूँ, ऐसे नहीं सोचा था हमने, या ऐसे मतलब नहीं किया है अभी तक। एक सिंपल बात आप समझें, अगर आप ऑनरेबल हाई कोर्ट गुजरात में भी जब इस चीज को प्रेजेंट करेंगे तो एक बहुत बेसिक आर्ग्यूमेंट है, तो आप सब ऑडी अल्ट्रम पार्टम का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है लॉ में, यानी सामने वाले पक्ष को भी सुने जाने का पूरा अधिकार होता है। मेरे खिलाफ अगर आप ये लिख रहे हैं कि मैंने मिसबिहेव किया या मैंने ऊंची आवाज में बात की, तो ऑर्डर आप तब पास करेंगे मेरे अगेंस्ट जब मुझे उसकी एक्सप्लेनेशन देने का मौका मिलेगा। क्योंकि जो आपका रिप्रेजेंटेशन है उससे ये बात तो बहुत क्लियर है कि ये जो ऑर्डर किया गया है उसमें जो भी एप्लीकेंट्स को या एप्लीकेंट्स को बेन किया गया उनको इसके बारे में क्लेरिफिकेशन देने का कोई मौका ही नहीं दिया गया। अब सवाल ये है कि वहां गवाह कौन था कि जिन्होंने इस शाउटिंग को सुना। जब एक दूसरा फंडामेंटल प्रिंसिपल आपको हाईकोर्ट में काम आएगा कि वन कैन नॉट बी जज इन ऑन केस। एलिगेशन कौन लगा रहा है? इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपनी कलम से एलिगेशन लगा रहे हैं कि इन्होंने शाउटिंग की या ऊंची आवाज में बात की या एलिगेशंस लगाए। क्या एलिगेशंस लगाए, क्या उनके ऑर्डर में है? सवाल ये कि उसका विटनेस कौन है। आप खुद तो हो नहीं सकते, आपके कर्मचारी जो है वो आपके इंटरेस्टेड विटनेस हैं, तो वो आपके गवाह हो नहीं सकते। तो जब स्वतंत्र कोई गवाह नहीं और इंडिपेंडेंट कोई विटनेस नहीं, तो ये एलिगेशंस क्या मायने रखते? कोई मायने नहीं रखते। कल को तो कोई आरटीआई आवेदन लगाएगा, एक सिंपल बात है, मैं यहाँ से चेन्नई में आरटीआई आवेदन लगाऊंगा और ये कहेंगे इसका इरादा तो हैरेसमेंट करने का, तो आपको नहीं ये तय करने वाले कि मेरा इरादा हैरेसमेंट का है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की एक नजीर है ओंकारजीत सिंह अहलूवालिया वर्सेस मंजू देवी। उस साइटेशन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड किया है कि कोई भी कंप्लेंट मैलाफाइड है या जस्टिफाइड है, ये ट्रायल का विषय है। यानी जब वो आगे चलेगी तो उस दौरान ये एस्टैब्लिश किया जाएगा कि ये जो भी एप्लीकेशन थी या कोई भी कंप्लेंट थी वो मैलाफाइड थी या जस्टिफाइड थी। सवाल ये कि उसका जो क्रक्स निकलता है, एक एप्लीकेंट 10 रुपया पे करता है, पब्लिक सर्वेंट उस 10 रुपए की बाएवज 10 रुपया के उसके जो उसका एप्लीकेशन है उसको एंटरटेन करता है, और उसके बाद अगर आवश्यक है तो डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं, और अगर लॉ में नहीं आते हैं तो उसे डिनाई किया जाता है। इसके अतिरिक्त तो पीआईओ के पास कुछ नहीं है। मुझे अगर 20 इंफॉर्मेशन चाहिए तो आयोग ये कहता है कि बहुत लार्जर आदित्य बंदोपाध्याय हो गया, तो मैं क्या करूंगा कि मैं 20 आवेदन लगाऊंगा। तो ये गलती तो आपकी है कि आप मल्टीपल पॉइंट्स की इंफॉर्मेशन को आप लार्जर बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, तो एक एप्लीकेंट के पास रास्ता क्या बचा? तो ये मैं जहां तक समझता हूँ कि इस तरह के ऑर्डर जो हैं वो किसी तरह से मेंटेनेबल नहीं है। और ये 226 में ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने अगर इंडिविजुअल रिट में गए तो या पीआईएल में गए तो 226 में आपको इसको पीआईएल में चैलेंज करना चाहिए। इत्तेफाक से ये जो सिचुएशन है ये बाकी सारे कमीशंस में भी रेज हो गई है। राजस्थान में तो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर जो हैं वो ये अपीलेंट्स वगैरह को पुलिस की धमकी वगैरह और देने लग गए हैं आजकल, और यहाँ तो पुलिस वाले भी आके यहाँ टिक गए हैं। कमिश्नर 2 पुलिस वाले बता रहे थे कोई साथी कि वहां रहने लग गए हैं। अपीलेंट का अगर नाम डिस्प्ले होता है कि 2 4 5 उसकी एप्लीकेशन एक सेम डे है तो पहले उसको थ्रीट किया जाता और उसको सुनवाई का मौका ही नहीं मिलता। तो ये आपको काम आएगा। खैर वेबिनार में आगे बहुत सूरीजन है, मैं तो बहुत छोटा साथी हूँ आपका, बट जो मुझे लगा ठीक वो मैंने आपको सजेस्ट किया, बाकी भी काम आएगा ये। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है ताराचंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ताराचंद जी हमारे राजस्थान से बहुत ही प्रतिभावान एक वकील हैं और पेशे से वकील भी हैं और आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपके जो सजेशन सुझाव हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं।
और आगे हम बढ़े, सुरेश मौर्य जी, आपने हैंड रेज किया था। क्या गुजरात से ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने मतलब जो इसके विक्टिम रहे हैं? नहीं सर, मेरे पास में ऐसा, मैंने ग्रुप में मैसेज डाले लेकिन ऐसे मेरे पास में नहीं आए हैं कोई। लेकिन पंक्ति बहन से मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर इन्होंने गुजरात आयोग के अंदर में अगर बातचीत किया हुआ था इस संदर्भ में, तो इनके पास से लिस्ट वगैरह तो इन्होंने लिया हुआ कुछ कॉन्टेक्ट में भी होंगे, क्योंकि जितने प्रतिबंधित किए गए हैं लगभग अहमदाबाद के आसपास के लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं वही लोग मतलब प्रतिबंधित किए गए हैं। और नहीं जी, ऐसा नहीं है, पूरे गुजरात भर में से हैं, भावनगर से हैं, मोडासा से, मतलब मैं खंभात से हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से हैं। वो 13 के 13 एप्लीकेंट्स का जो ऑर्डर्स हैं उसमें उनका पूरा नाम डिटेल्स भी हैं, और उसका एक एनालिसिस भी मैंने किया है, जो मैंने शिवाजी जी को भेजा था इंग्लिश में, क्योंकि बाकी सारे लोगों को पता चले इसलिए। तो ये सभी ऑर्डर्स 13 के 13 ऑर्डर्स। मैं सूरत से हूँ और दक्षिण गुजरात के तरफ में मैंने देखा कोई भी ऐसा एप्लीकेंट नहीं है कि जो मतलब वहां पे किया गया हो। जो भी है सब मतलब उस तरफ, मतलब भावनगर जो आप बता रहे हो, मैं ये नहीं कह सर, सुरेश जी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 33 के 33 डिस्ट्रिक्ट में से है, लेकिन मैं इतना ही कह रही हूँ कि सिर्फ अहमदाबाद के नहीं हैं, उसमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से भी लोग हैं, ये मैं कह रही हूँ आपको। और आपका कोई सवाल था इसमें ना? उनके सबके कांटेक्ट नंबर्स नहीं हैं, वो 2-3 लोगों के हैं जिनको हम कह रहे थे कि आप कमीशन के ऑर्डर्स के सामने हाईकोर्ट में जाओ, तो उसमें से एक आध ने हाईकोर्ट में गए हैं और उनका ऑर्डर केस एक्सेप्ट हुआ है और वो पेंडिंग है। मैडम जो केस एक्सेप्ट होता है, मेरा लगभग 8 आरटी एप्लीकेंट था यहाँ पे आयोग के अंदर में, जिसमें 8 रिजेक्ट कर दिए हैं। और कोई भी अंदर जो एक ही लाइन लिखता है कि आयोग के निर्णय के अंदर में यह योग्य नहीं लगता है, इसके लिए रिजेक्ट किया जाता है, आवेदन या अपील जो भी रहता है रिजेक्शन कर देते हैं। तो इसमें तो मैडम कोई बात ही नहीं होती है इस तरह से। जितने भी जजमेंट आप देखेंगे उसके अंदर में तो यही बता रहे कि भाई किनको आयोग ही अपना लिखता है कि कोई हमको मतलब इसके अंदर में योग्य निर्णय नहीं लग रहा है, इसके लिए हम रिजेक्ट कर रहे हैं आवेदन को। मौर्य साहब, सूचना का अधिकार अधिनियम में सेक्शन 21 भी है जो बाइंड करती है पब्लिक अथॉरिटी पर, पीआईओ पर, फर्स्ट एपलेट अथॉरिटी पर, सेकंड एपलेट अथॉरिटी पर, कि इसके अंडर जो भी काम होगा वो गुड फेथ में होगा। लेकिन यहाँ तो कमिश्नर साहिबान जो हैं उनके जो डिसीजन है वो गुड फेथ में नहीं, मेगाफाइड इंटेंशन के साथ और हरेसमेंट के लिए हैं, तो ये किसी तरह से एक्सेप्ट नहीं हो सकता। फंडामेंटल राइट जो है वो केवल भारत के राष्ट्रपति महोदय या स्टेट में है तो राज्यपाल महोदय के ऑर्डर से आपके सिर्फ लिए जा सकते हैं, या विधि द्वारा रहित नीति से केवल हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किसी के फंडामेंटल राइट को रोक सकता है। बाकी किसी भी पब्लिक सर्वेंट को या किसी अथॉरिटी को फंडामेंटल राइट को रोकने का अधिकार नहीं है। ये हाईकोर्ट में आयोग के खिलाफ में सर मैं मानव अधिकार में भी फरियाद किया था। मेरे एक अपील के अंदर में उन्होंने सुनवाई नहीं किया था, मैंने मानव अधिकार में फरियाद किया था, तो वो उन्होंने फिर गुजरात आयोग को भेज दिया, वहां से फिर रिजेक्शन कर दिया। मानव अधिकार में बेसिकली देखा जाए तो क्यों वारंटों का ये मामला है कि किस अधिकार के तहत आपने किया, अपना अधिकार स्पष्ट करें। ये अब ये इंफॉर्मेशन कमिश्नर पर ऑनर्स बर्डन जो है ये साबित करने का भार कि हम ऐसा कर सकते हैं, ये आपका काम नहीं है कि ये स्टेब्लिश करें कि इनको अधिकार नहीं है। अब तो ये उनको स्टेब्लिश करना है कि उनके पास ऐसा कोई अधिकार है कि वो फंडामेंटल राइट जो है उसको साइड में रख सकते हैं, किसी का फंडामेंटल राइट रोक सकते हैं। ये ऑनर्स बर्डन उन पर है, जो कहेगा वो साबित करेगा। कानून का साधारण सिद्धांत, वो कह रहे हैं हम बैन कर रहे हैं, तो बैन कैसे कर रहे हो आप? जो 6 रिट है ना, 6 रिट में से क्यों वारंट है, यानी अधिकार परीक्षा की, आप अधिकार बताएं कि आपको किस अधिकार से किया आपने। ठीक है पंक्ति जी, इस विषय को आपने हाई कोर्ट में रखा था, तो आपने बताया कि फाइन लगा दिया था हाई कोर्ट में, और आप पीआईएल दायर नहीं कर पाई थी, आपने रिट दायर की थी। तो क्या पीआईएल दायर करने का कोई प्लान है, या इसमें कोई पीआईएल दायर हो गई है, या आप लोग कुछ कर रहे हैं? क्योंकि जो भी करेंगे तो गुजरात से ही करेंगे इसमें। हाँ, जैसे मैंने मेरी स्लाइड में बताया, लास्ट वाली स्लाइड में कि क्या क्या हुआ है, उसमें ये कहा था कि भाई एक एप्लीकेंट जो है वो आगे हाईकोर्ट में गए हैं, उनके हाईकोर्ट में केस एक्सेप्ट किया है और पेंडिंग पे हैं, आगे कुछ हुआ नहीं है।
पीआईएल करने के लिए हमने रिक्वेस्ट किया था कि हमें विड्रॉ करने की परमिशन दें और हम पीआईएल में जाते हैं, लेकिन उस टाइम पे हाईकोर्ट का रवैया यही लगा कि वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है और उन्होंने वो मना कर दिया। दूसरे कोई और ऑर्गेनाइजेशन अभी तक पीआईएल में गए नहीं है। हम कोशिश कर रहे थे एक्चुअली कि ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेंट को ही कहें कि वो हाई कोर्ट में उसके सामने ऑर्डर करें, या तो कलेक्टिवली मतलब अपील पिटिशन करें, या तो कलेक्टिवली करें या तो इंडिविजुअली करें। उसके लिए बहुत सारे आरटीआई एक्टिविस्ट उनको कांटेक्ट करके उनको बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये हुआ नहीं है। और हमारा जो केस है वो 28 तारीख को है। होपफुली एटलीस्ट हमें पीआईएल करने की परमिशन देंगे कोर्ट, ऐसे हमें लगता है। देखते हैं, क्योंकि अभी जो हमने शुरुआत में कहा था कि ये एक दो केस की बात नहीं है, इस तरीके के ऑब्जर्वेशंस बहुत ज्यादा नेगेटिव साबित होंगे, वो अभी हमें पता चल रहा है 15 ऑर्डर्स में कि वो नेगेटिव साबित हो रहे हैं। होपफुली कोर्ट ये सुनेंगे और इसमें जो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है वो देखेंगे, ऐसे लगता है। बिल्कुल सही बात है। नहीं, आप इससे क्यों वारंटो में चैलेंज करें शिवानंद साहब, ये इनको सजेस्ट करें कि क्यों वारंटो में चैलेंज करें इसे पीआईएल की बजाय, क्योंकि क्यों वारंटो उससे ज्यादा पावरफुल में जाएगा। ठीक है पंक्ति जी, थोड़ा सा इस बात पर भी गौर करिएगा आप। क्यू वारंटो जो बोल रहे हैं, ये रिट के अंदर एक कंडीशन होती है जिसमें अधिकारिता बताई जाती है कि उनके पास क्या राइट्स हैं, कौन से अधिकार हैं सूचना आयुक्तों के पास कि उसके तहत उन्होंने किया है। तो हालांकि आप जो अपने लर्न एडवोकेट से आप बात करेंगी जो इसको रखेंगे तो वो उनको जी, मैं इनफैक्ट जरूरत पड़े तो ताराचंद जी से और भी गाइडेंस लूंगी इसके बारे में। ताराचंद जी का गाइडेंस आवश्यक भी है, क्योंकि इनका लीगल एम्बिट करके एक अपना भी चल रहा है जिसमें काफी अच्छा प्रयास ये लोग राजस्थान में कर रहे हैं। बहुत अच्छा है, क्योंकि एफआईआर वगैरह वाला आपने देखा होगा जो हम लोगों ने चर्चा की थी पहले, कि सबसे पहले राजस्थान से ही प्रारंभ हुआ है और आप लोगों के ही मार्गदर्शन में प्रारंभ हुआ है। राव धनवीर जी हैं, ताराचंद जी हैं और पारिक जी हैं वगैरह वगैरह लोग हैं। देवेंद्र अग्रवाल जी, आप कुछ शायद कहना चाह रहे हैं इस विषय पर। जी भैया जी, इन मामलों पर हमें जो है सर राष्ट्रीय स्तर पर काम करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि यही मामला जो है एक बार अभी छत्तीसगढ़ में गत 2 वर्ष पहले भी हुआ था, जहां पर ब्लैक लिस्ट कर दिया गया एक आरटीआई कार्यकर्ता यूजर को कि भाई वो आवेदन उसके डील नहीं किए जाएंगे। और इस तरीके से जो लगातार इसमें प्रवृत्ति बढ़ सकती है, कहीं एक दो जगह और भी इस तरीके के मामले आए हैं यूपी में। तो इन चीजों पर अगर एक साथ पूरे देश स्तर पर सवाल नहीं उठाया गया तो ये आगे बहुत बड़ा गंभीर विषय बन सकता है, मामला बन सकता है। और मेरे ख्याल से जो इस सिस्टम पर काम करने वाले जो लोग हैं, जो सरकार की तरफ से काम कर रहे हैं, वो नुमाइंदे इसी तरीके की एक्टिविटी पर आजकल दबाव बनाना चालू कर दिए हैं। और वह जो है ब्लैकमेल और इस तरीके के शब्दों के जरिए से जो माहौल बना रहे हैं, इसका फ्यूचर में बहुत बड़ा इफेक्ट हो सकता है। और हम कोर्ट में जब तक जाएंगे, इस पे निर्णय आएगा, बहुत समय लग जाएगा। इसके लिए हम लोगों को एकजुट होकर काम करने की जरूरत है। मैं पंक्ति बहन से बात करने के लिए उनको कॉल भी किया था, लेकिन उनका मोबाइल स्विच ऑफ ही आया है 2-3 बार ट्राई करने से। तो इसमें हमारे यहाँ नितिन सिंघवी जी हैं, उन्होंने भी इस पर काफी काम करना चाह रहे थे। तो अगर इस पर सब लोग तैयार होंगे तो हम इस पर ड्राफ्टिंग करके मेल करने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। और इसमें दीदी का होमवर्क तो पूरा है ही, इस पर हम लोगों को आगे क्या करना चाहिए सरकार। जी, मुझे आपका नंबर सर, आप चैट में अगर आपका नंबर डाल सकते हैं मैसेज में मेरे लिए, तो मैं आपको कॉल करती हूँ। जी जी पंक्ति बहन, ठीक है। आप थोड़ा सा हम आगे भी देखें कि हमारे बीच में भास्कर प्रभु जी भी हैं, वो भी आरटीआई के मुद्दों को इस तरह से विशेष तौर पर जहां लीक से हटकर गलत ढंग से काम हो रहे हैं उसका उन्होंने बहुत ही वोकल हो रहे हैं उन बातों को लेकर के। और हमारे बीच में भास्कर प्रभु जी भी हैं। तो भास्कर प्रभु जी, ये जो मामले चल रहे हैं आजकल, आरटीआई आवेदकों को बैन करने का जो एक प्रचलन चल पड़ा है हरियाणा में, गुजरात में और छत्तीसगढ़ में भी बता रहे हैं, यूपी में भी कुछ केसेस ऐसे बता रहे हैं कि इस तरह से कुछ धमकियां तो आई हैं। इन विषय में आपका क्या कहना है? कौन से राइट्स के तहत, कौन सी अधिकारिता आरटीआई कानून में ऐसी है जिसके तहत सूचना आयुक्त ऐसी हिम्मत कर रहे हैं करने की? और आप धारा 4 के बहुत बड़े एडवोकेट रहे हैं और सेक्शन 4 लागू हो आज तक 41B के 17 पॉइंट्स मैनुअल जो 120 दिन के अंदर लागू किए जाने थे वो आज तक लागू नहीं हो पाए हैं। सेक्शन 4 के तहत हमें जानकारियां नहीं मिल रही हैं। तो एक तरफ तो जानकारियां नहीं मिल रही हैं, दूसरी तरफ ये
यदि हम जानकारी मांगने के लिए जाएं तो हमें बता देते हैं कि आप बहुत RTI लगा रहे हैं, इसलिए आपको बैन कर दिया जाएगा, बैन किया जा रहा है। ये इलीगल काम ये पूरी तरह से उतारू हो गए हैं। जो सूचना आयुक्त हैं ये इलीगल काम करने में पूरी तरह से उतारू हो गए हैं। ये ज़्यादातर ब्यूरोक्रेट्स फील्ड से होते हैं या कि मतलब इस तरह से होते हैं जो ये सरकार के नुमाइंदे टाइप के होते हैं। तो इस विषय पे आपका क्या कहना है? ये तो बहुत ही गलत सा ट्रेंड है, इस पर तो कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए। भास्कर प्रभु जी। पहली बात तो यह है कि जिन्होंने ये ऑर्डर दिया है और जो सूचनाएं मांगी है, जो जिनको ब्लैकलिस्ट किया गया है, वो कलम सेक्शन 4 में बैठता है कि नहीं बैठता है ये देखना चाहिए। और उसके आधार पे सभी एक्टिविस्ट ने एक पत्र लिखना चाहिए उस इंफॉर्मेशन कमिश्नर को, ये सेक्शन 4 में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताइए। अगर ये सेक्शन 4 में आ रहा है तो एक्टिविस्ट को जबरन RTI एप्लीकेशन करनी पड़ रही है इस सूचना लेने के लिए। तो इस जब एप्लीकेशन करनी पड़ रही है, इसका मतलब जो पब्लिक अथॉरिटी जो है वो मिसयूज कर रही है अपने अधिकार के, अपने जगह की। तो ये पहले हमने उस सूचना आयुक्त को बताना चाहिए, आप सेक्शन 4 में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उन्होंने बताना चाहिए। और ये सेक्शन 198A6 जो मैं पहले से बोल रहा हूं, जो सेक्शन 4 के लिए ही बना हुआ है, उस पब्लिक अथॉरिटी को उन्होंने शो कॉज नोटिस भेज के उनसे मैनुअल मंगानी चाहिए। और जो इंफॉर्मेशन पूछी है वो सेक्शन 4 में बैठती है तो वो क्यों नहीं दिया गया है, ऐसे शो कॉज नोटिस देना चाहिए। ना कि एप्लीकेंट को ब्लैकलिस्ट करना या उनको लाइफ लॉन्ग के लिए एप्लीकेशन नहीं करना। ये तो पूरा हिटलरिज्म है, डिक्टेटरशिप जैसे बहता हुआ है। और पहले प्रथम उस आयोग के सामने लोगों ने एक प्रोटेस्ट, फिजिकल प्रोटेस्ट दिखाना चाहिए। अगर ये हम फिजिकल प्रोटेस्ट नहीं दिखाएंगे तो उनको लगेगा आगे कि कुछ भी किया तो चलेगा। और जब तक ये नहीं होगा तो आयोग अपने ढंग से ही काम करते रहेगा। और जनरली ब्यूरोक्रेसी जब अपॉइंट की जाती है तो ये ऐसे बहता उन्होंने पहले किए हैं और आगे भी करते रहेंगे, वो बंद नहीं होने वाला है। तो मुझे लगता है कि पहली बात तो ये करना चाहिए कि उसी इंफॉर्मेशन कमिश्नर को जो एप्लीकेंट ने जो पूछा है वो पहले सभी लोग ने लेटर लिख के, ये सेक्शन 4 में बैठता है, कलम 4 में बैठता है, हमें जबरदस्ती से RTI एप्लीकेशन करना पड़ रहा है। सेक्शन 4 में भी एक पूरी बात कही है कि इंफॉर्मेशन जितनी ज्यादा पब्लिश कर सके तो वो पब्लिश करना चाहिए। और ये सेक्शन 4 के मैनुअल में ही आया है, क्योंकि इट इज रिटन कि एनी मैनुअल्स और एनी इंफॉर्मेशन वेयर बाय द डिसीजन इज टेकन बाय द ऑफिसर्स, फंक्शंस के बारे में बताया हुआ है। तो ये तो इलीगल, लीगल कंस्ट्रक्शन, उनका इंस्पेक्शन, उनका रिपोर्ट, वो तो सब सेक्शन 4 में पब्लिश होना चाहिए। तो ये जब पब्लिश नहीं हुआ है तो इट इज एक्चुअली मिसयूज ऑफ द पोजीशन ऑफ द ऑफिसर्स एंड द इंफॉर्मेशन कमीशन is purposefully not looking at it just to promote illegalities। मैं तो कहता हूँ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के अगेंस्ट ये एलिगेशन डालना चाहिए। एलिगेशन डाल के ये हमारी सोच है, हमारी ओपिनियन है कि आप इलीगल कंस्ट्रक्शन को प्रमोट कर रहे हैं, इनको बैन करके, ये हमने बताना चाहिए। दूसरी जो बात है, हमने सिर्फ RTI एप्लीकेंट क्या कर रहा है इतना देखना चाहिए, RTI यूजर्स के बारे में। लेकिन हम लोग बहुत कुछ उसके पीछे इसमें जाते हैं, वो अच्छा आदमी है, बुरा आदमी है, उसकी फैक्ट फाइंडिंग निकालो, वो निकालो, ये निकालो। लेकिन RTI एप्लीकेशन सच तो है ना, इलीगैलिटीज जो निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हमने जिसमें डिले नहीं करना चाहिए। एप्लीकेशन क्या किया, उसका जवाब क्या दिया, इंफॉर्मेशन कमिश्नर का क्या रवैया था, इतना ही हमने देखना है। उसकी पूरी बैकग्राउंड हमने देखने की जरूरत नहीं है, ये मेरा ओपिनियन है। क्योंकि यहाँ उस आदमी के मोरालिटी ग्राउंड्स के पीछे हम जाके हमारा टाइम वेस्ट करना, अगर समझो मोरालिटी गलत है या वो आदमी गलत कुछ कर रहा है, लेकिन एप्लीकेशन जो किया है वो सही है कि गलत है। अगर एप्लीकेशन किया हुआ आदमी, ऐसे तो नहीं कह रहा है ना इंफॉर्मेशन कमिश्नर कि ये आदमी गुंडा है, इसका एप्लीकेशन नहीं लेना चाहिए, या आदमी गलत है, ये मर्डरर है, इसका एप्लीकेशन नहीं लेना, ऐसे तो नहीं कह रहा है। he is not alleging a personal, he is only responding to the RTI application। So हमारे सभी एक्टिविस्ट ने सिर्फ RTI एप्लीकेशन की
पॉइंट लेके हमने आगे बढ़ना चाहिए, ना कि किसने एप्लीकेशन किया है। मैं तो कहता हूं दाऊद इब्राहिम ने भी अगर आरटीआई एप्लीकेशन किया है और उस आरटीआई एप्लीकेशन को गलत जवाब दिया है, तो हम आरटीआई एप्लीकेशन और गलत जवाब का हिसाब लेना चाहिए कि दाऊद इब्राहिम ने किया है कि नहीं, हमको कुछ लेना देना नहीं है उससे, क्योंकि एक प्रिजनर, एक क्रिमिनल, उसको भी आरटीआई एप्लीकेशन करने का हक है। और जब ये पूरा हक सभी को दिया गया है, हम लोग कौन होते हैं उस आदमी का मोरालिटी देखने के लिए? ब्लैकमेल कर, आरटीआई एप्लीकेशन करके ब्लैकमेल कर रहे हैं करके हम कुछ ना कुछ ढंग से वो भी सुनते हैं, अरे हाँ आरटीआई एप्लीकेशन लेके ब्लैकमेल करता है। तो हमारा जवाब इतना ही होना चाहिए कि आरटीआई एप्लीकेशन लेके ब्लैकमेल कर रहा है तो भैया आप जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करो यार, उसके लिए अलग प्रोसेस है। आरटीआई एप्लीकेंट्स को या आरटीआई एप्लीकेशन की प्रोसेस को गलत बताना, ये हमारी कमियां है। तो मैं कहता हूं कि मैं मुंबई में जो भी आरटीआई एप्लीकेशन करता है, मैं चाहे वो क्रिमिनल होवे, मर्डरर होवे, कुछ भी होवे, मैं इतना स्ट्रांगली बोल रहा हूं क्योंकि हम बहक रहे हैं कुछ जगह में। हमारा काम सिर्फ है आरटीआई एप्लीकेशन में पूछी हुई इंफॉर्मेशन सेक्शन 4 में बैठती है या इंफॉर्मेशन पूछी हुई है वो सही है, उसका जवाब दिया है कि नहीं दिया है, इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने किस ढंग से ऑर्डर दिया है। ये हमारे तीन ही पहलू होने चाहिए। हमारा एक सभी के लिए मेरा ये सुझाव है, हमने किसी का मोरालिटी नहीं देखना चाहिए। एक तो ये, दूसरी जो बात है, हम लोग 19 सेक्शन का इंपॉर्टेंस बहुत कम दे रहे हैं। इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की जिम्मेदारी है, उसके जो भी सेक्शन 4 मैनुअल उनके रिपोर्ट में तो चला जाता है, सेक्शन 4 के मैनुअल बराबर नहीं है या सेक्शन 4 पब्लिश नहीं हुआ है, अब रिपोर्ट में जाता है तो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की जिम्मेदारी होती है सेक्शन 19(8)(a)(6) के तहत उन्होंने मैनुअल्स मंगा के लेने चाहिए और मॉनिटर करना चाहिए। अगर इसके लिए उनके मॉनिटर करने के लिए या उसकी सेक्शन 4 मैनुअल को देखने की उनके पास लोग नहीं है तो फिर एक्टिविस्ट का ग्रुप बना सकते हैं। ये डीओपीटी का डायरेक्टिव्स भी है, यानी गाइडलाइंस है कि आपने इम्प्लीमेंटेशन के लिए सिटीजन्स लोगों का ग्रुप या अथॉरिटीज का ग्रुप ऐसे बना के उसका सेक्शन 4 का कंप्लीशन करना कोशिश करना चाहिए। ये एक जो कोशिश है ये हमारे एक्टिविस्ट लोगों से भी होनी चाहिए और सुझाव देने वालों से भी होनी चाहिए। तीसरा या चौथा जो विषय है, हम लोग इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के लिए कायदे का ट्रेनिंग होना चाहिए। जजेस के लिए भी ट्रेनिंग होती है तो इनको क्यों नहीं होना चाहिए? इनको अगर ये सूचना अधिकार के तहत बराबर अगर इनको ट्रेनिंग होती तो ये ऐसे ऑर्डर्स देते ही नहीं है। ये जस्ट ब्यूरोक्रेसी में जिंदगी भर उन्होंने इंफॉर्मेशन नहीं देनी, उन्हीं लोगों को अगर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स बनाते हैं तो ये नौबत आ सकती है। ये एक मेरा सुझाव है और सजेशंस है, बाकी आगे प्रश्नोत्तर में जवाब देंगे। जी, हमारे बीच में वीरेंद्र कुमार ठक्कर जी भी हैं और एक लंबे अरसे से उत्तराखंड में वो आरटीआई रिसोर्स पर्सन। जी हाँ पंक्ति जी, आप अपनी बात पूरा कर लें। मैं सिर्फ क्लैरिफाई कर रही थी दो चीजें। मैंने जो प्रेजेंटेशन किया उसमें मैंने जो मॉरल कंडक्ट और बिहेवियर ऑफ द सिटीजन के बारे में लिखा, वो ऑर्डर में कमीशन ने जो कहा है उसी को लिस्ट कहा है, क्योंकि कमीशन ने पूरा ऑर्डर जो है वो इस तरीके के उनके ऑब्जर्वेशन के ऊपर ही बेस्ड हुआ है। हमने या इवन आरटीआई एकता मंच के हिसाब से जो हमने रिप्रेजेंटेशन किया उसमें भी हमने कहीं पे भी सिटीजन कौन है या सिटीजन के क्या ये है उसमें जाने की बिल्कुल ही ये नहीं की है। लेकिन कमीशन ने पूरा आधार जो है वो एप्लीकेंट के मोरल, एप्लीकेंट कौन है, एप्लीकेंट गवर्नमेंट सर्वेंट है, अपने ही डिपार्टमेंट में कर रहा है, बार कर रहा है, और उसके कमीशन के प्रति क्या बिहेवियर रहा है और उसने इलीगल और कौन सी चीजें की है, इसके ऊपर डिपेंड है। जैसे इलीगल कंस्ट्रक्शन वाला मुद्दा, एप्लीकेंट इलीगल कंस्ट्रक्शन की इंफॉर्मेशन नहीं मांग रहा है, एप्लीकेंट ने इलीगल कंस्ट्रक्शन किया है ऐसा पीआईओ ने सबमिशन किया है, जो बार कमीशन दोहरा रहा है कि आप खुद ही एक इलीगल कंस्ट्रक्शन करने वाले इंसान हो, आप खुद ही सरकारी क्वार्टर को जमा के बैठे हुए ऐसे इंसान हो, आप खुद ही इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन को गलत तरीके से लेने वाले इंसान हो, या इलेक्ट्रिसिटी चोरी करने वाले इंसान हो, या एक जो इंसान है जो गवर्नमेंट में और कोई इंक्वायरी में पकड़ा गया। तो ये सब में कमीशन अंदर गए हैं और उन्होंने बहुत ही लंबे अपने ऑर्डर में
ये सब चीजें लिखी हुई हैं, जो मैंने एलिगेशंस डाले हुए हैं उसके वर्ड के साथ मैंने वो एनालिसिस में किया कि कौन से एलिगेशंस उन्होंने डाले हैं, बस इतना ही क्लैरिफाई कर रही थी उसमें। और दूसरा एक जो कहा कि इसमें सेक्शन 4 वाली ऑर्डर 4 वाला इंफॉर्मेशन का कंपोनेंट थोड़ा कम है, क्योंकि पर्टिकुलर एक मुद्दों को लेके उस एप्लीकेंट ने अपना मुद्दा रखा, अपने हायर अथॉरिटी को सबमिशन किया और फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन मांगा। ऐसे मामले ज्यादा हैं। सीसीटीवी फुटेज वाला एक मामला है जिसमें ऑलरेडी ऑर्डर था कि सीसीटीवी फुटेज रखना चाहिए, इतने दिन तक रखना चाहिए, लेकिन उसको वायोलेट करते हुए सीसीटीवी फुटेज को नष्ट कर दिया है और वो सीसीटीवी फुटेज नहीं मिलेगा, ऐसे सब कहा गया है। हालांकि एप्लीकेंट अपने ऊपर हुआ अन्याय को आगे लेके चैलेंज करने के लिए कहीं ना कहीं प्रूफ मांग रहे थे और वो प्रूफ वो डॉक्यूमेंट्स में इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे, ये हमें लगता है उस इसके संदर्भ में उसमें। लेकिन बार बार क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं उसको देख के उसमें सेक्शन 4 कंपोनेंट का एनालिसिस अभी नहीं हुआ है, लेकिन वो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं कि इसमें कितना ये था। एक बात लास्ट कहूंगी कि कमीशन ने कहीं पे भी ये नहीं कहा कि ये एप्लीकेशन ने इंफॉर्मेशन जो मांगी है वो क्योंकि बार बार मांग रहे हैं आप उसको सेक्शन 4 में डिस्क्लोज करो 17 मैनुअल में, ऐसे भी उन्होंने कहीं पे भी नहीं कहा है। और इंफॉर्मेशन जो नहीं दी है उसके बारे में भी उन्होंने देने या ना देने के लिए नहीं कहा है। सेक्शन 8 में एक जगह कहा है कि सेक्शन 8 में और थर्ड पार्टी में पड़ती है, इसकी वजह से वो नहीं मिलनी है, लेकिन कैसे सेक्शन 8 अट्रैक्ट होता है, कैसे बंदोपाध्याय केस ऑर्डर अप्लाइड होता है, वो नहीं हुआ है। तो हमें लगता है कि ये ऑर्डर कहीं ना कहीं पूरे पीआईओ ने जो कहा उसको उठा के डाल दिया है कि ये ऐसा है ऐसा है ऐसा है, इसलिए नहीं देना चाहिए। मैं इधर मैंने पंक्ति चौक का प्रेजेंटेशन देखा नहीं था, लेकिन ये मेरा जनरल ऑब्जर्वेशन है कि हम पहले एप्लीकेंट के कॉन्डक्ट के पीछे जाते हैं, तो ये नहीं होके हमारा सिर्फ देखना है कि आरटीआई एप्लीकेशन उसका जवाब और इंफॉर्मेशन कमिश्नर का रवैया। तो मैं दूसरी जो बात कहता हूँ कि हम लोग अभी पहले तो हमारे महाराष्ट्र में भी हम इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के ऑर्डर को ही क्वेश्चन करते थे बहुत जगह, और ये हमें अपॉर्चुनिटी भी दी थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी स्टेट में वैसे दिया जाता है। महाराष्ट्र में जब से डॉक्टर जोशी जो पहले इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे और रत्नाकर गायकवाड़ जो रिटायर सुमित मलिक के पहले जो हो गए, सभी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स ने एक ऑलवेज मंथली एक कांटेक्ट रखते थे या बाई मंथली या मंथली, और जो भी सजेशन देते थे हम उसको लेते थे और हमने स्ट्रॉन्ग क्रिटिसाइज भी करते थे। ऐसा कुछ नहीं है कि सब हाजी में रहते थे, और हम इंफॉर्मेशन कमिश्नर के ऑफिस में बैठ के उनका ऑब्जर्वेशन करते थे, यानी एक ऑर्डर कितना टाइम लगता है, क्या लगता है। उसके बाद में हमने ओपिनियंस क्रिएट की थी कि आप एक इंफॉर्मेशन एक हियरिंग आप 5 से लेके 10 मिनट के अंदर पूरा कर सकते हैं, तो मिनिमम 25 हियरिंग ऑर्डर्स कंप्लीट करनी चाहिए, ये हमारा डिमांड भी था। और वैसे ही अगर हम करें तो ये ज्यादा आता है। अभी हम इंफॉर्मेशन कमिश्नर को एक सजेशन किया है जो शायद मानेंगे नहीं मानेंगे पता नहीं, क्योंकि मैं ओपनली बोलता हूँ महाराष्ट्र में अभी इंफॉर्मेशन कमिश्नर कोई भी सही नहीं है, ऐसे में मेरा एक ओपिनियन है। ये एक ऐसा हम कह रहे हैं कि जो भी आरटीआई एप्लीकेशन उनके सामने आता है सेकंड अपील, वो सेकंड अपील जब आरटीआई एप्लीकेशन आता है तो इंफॉर्मेशन कमिश्नर की जिम्मेदारी बनेगी कि वो सेक्शन 4 में बैठता है कि नहीं बैठता है। अगर सेक्शन 4 में बैठता है तो ही शुड ऑर्डर इमीडिएटली इन द ऑर्डर दैट दिस इज अ सेक्शन 4 इंफॉर्मेशन। RTA applicants has been forced to make an RTA application just because it is not available on the website or on the Somoto basis as per to the terms of the act. So 1,000 at least 1,000 compensation be given to the applicant, and then this matter be published on the section 4 in the website or as per to the terms of the RTI Act section 4, और उसका information उसको free of cost देने के लिए हम कह रहे हैं। Information commissioners are ambassadors of the RTI. We are not telling them that they are ambassadors of the public authority. ये जब तक हम डिमांड नहीं करेंगे उनके अकाउंट, उनको अभी बहुत ही इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को अभी लग रहा है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट का एटीट्यूड और इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के एटीट्यूड, मैं बहुत ही शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं कि one of the central information commissioner has praised the PM for, as if that he is appreciating PM for getting somewhere after retirement of the information commissioner seat. तो मुझे लगता है कि ये रवैया जो है
बायस्ड वे में अगर हो रहा है तो हमारा काम है कि बताना कि हमको लगता है कि ये बायस्ड वे है। तो ये कोशिश हमारी रहनी चाहिए, इतना ही मैं कहता हूँ। धन्यवाद। नमस्ते सर, मैं सोलापुर से बात कर रहा हूँ, जगदीश, सोलापुर महाराष्ट्र। जगदीश जी, आपको हम सुनते हैं। थोड़ा सा पहले इस विषय पर वीरेंद्र कुमार ठक्कर जी भी हैं हमारे बीच में, उत्तराखंड से आरटीआई रिसोर्स पर्सन कर रहे हैं। गुड आफ्टरनून। गुजरात से है, मुझे 5-10 मिनट बात करने का मौका देना। हाँ, मिलेगा आपको मौका, मिलेगा आपको मौका। हाँ, मुझे ब्लैक लिस्ट के लिए बात करना है इसके लिए। हाँ हाँ, हम बात करेंगे इस विषय पर। हमारे बीच में पहले थोड़ा सा हम सुन लें ठक्कर जी को। ठक्कर जी। गुड आफ्टरनून, नमस्कार शिवानंद जी। जी, मैंने पंक्ति बहन का पूरा वक्तव्य सुना है, और जो भास्कर प्रभु साहब कि जब भी इस तरह के केसेस आते हैं उत्तराखंड में, मैंने देखा है कि कई सूचना आयुक्त सबसे पहले ये पूछते हैं जब कोई पीआईओ शिकायत करता है कि साहब ये बहुत ज्यादा आरटीआई लगाते हैं। अब इतना मूर्ख तो कोई नहीं होता कि बार बार कोई एक ही सूचना मांगे। सूचना में से सूचना निकलती है, इसी तरह से इन्वेस्टिगेशन होता है। और जब ज्यादा सूचना कोई मांगता है, इसकी शिकायत आती है, तो मैंने देखा कि कई आयुक्त तो पूछते थे कि आपके 401B के मैनुअल्स कहाँ है, क्योंकि सूचना यदि ज्यादा लग रही है तो इसका मतलब ये कि या तो आपका विभाग बहुत ज्यादा भ्रष्ट है, और या तो फिर आपके 401B के मैनुअल सही तरह से नहीं बने हुए हैं। और सूचना आयुक्त जब 401B के मैनुअल की बात करते थे तो फिर पीआईओ बैकफुट पे आ जाता था, उसको फिर डिस्क्लोज करना पड़ता था मैनुअल बने हैं नहीं बने हैं या कब तक बना देंगे। तो वो इस तरह से उस चीज को पॉइंट आउट करते थे। जहां तक बैन की बात है, तो जो भास्कर प्रभु साहब ने जो कहा वही हमारे जो भूतपूर्व सूचना आयुक्त थे अनिल कुमार शर्मा साहब, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट AOR रह चुके, तो वो आईसी साहब अनिल कुमार शर्मा जी का ये कहना था कि ये जो है एक ह्यूमन राइट है और ये कभी सस्पेंड नहीं होता है। जो एडवोकेट ताराचंद जी ने भी कहा, किसी को फांसी की सजा हो गई है, उनका तो बड़े स्ट्रॉन्ग शब्दों में ये कहना था कि किसी को फांसी की सजा हो गई है और कल सुबह उसको 6 बजे लटकाया जाना है, तब भी वो आरटीआई लगा सकता है। बल्कि वहां पर तो आपको हो सकता है लाइफ और लिबर्टी वाला क्लास भी लग जाए और 48 घंटे में सूचना देनी पड़े। तो ये अधिकार सभी को है, क्रिमिनल्स को भी है, प्रिजनर्स को भी है, अभियुक्त को भी है। तो बहस ये हो रही थी कि एक पीआर ने कुछ बताया कि साहब इनके खिलाफ एफआईआर हो गई है, तो उन्होंने कहा कि एफआईआर हो जाने से कोई ये नहीं हो जाता है। एफआईआर यदि हो गई है तो भी हो सकता है अपने बचाव के लिए वो चाह रहा है, सूचना यदि है तो आपको देनी पड़ेगी। तो ये जो है एक फंडामेंटल राइट है, ह्यूमन राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है, और आरटीआई में केवल ये एक लीगल राइट है। तो जब हम फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट केवल इमरजेंसी के टाइम सस्पेंड हो सकता है, या फिर जैसा कि एडवोकेट ताराचंद जी ने कहा कि केवल राष्ट्रपति या राज्यपाल को ही लिमिटेड उसमें ये होता है, अदरवाइज ये राइट कभी सस्पेंड नहीं हो सकता है। और जो ब्रॉडर कंसेप्ट है जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस और ट्रीटीज में है कि एक ह्यूमन राइट है, उसमें भी सूचना का अधिकार आया है, और ये बहुत पहले से है। 2005 का या 2002 का फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट पास होने के पहले भी अभी एक्सप्लिसिट लीगल राइट बन गया है, तो इसके लिए पूरी लीगल मशीनरी बन गई है। तो एक दो केसेस ऐसे मिसयूज के हुए थे कि जहां पर उत्तराखंड सूचना आयोग ने एफआईआर लगाई थी, एक ब्लैकमेल का केस पहले भी मैंने बताया था, तो उसमें एफआईआर ऑर्डर किया था। बट एफआईआर बैन करना, एफआईआर लगाना एक अलग चीज है, बैन करना एक बहुत ज्यादा हार्श पनिशमेंट है। एफआईआर तो जब जाना माना क्रिमिनल केस होगी जहां पर कोई चीज पाई गई एक्सटॉर्शन और ये पाया जाता है, तो एफआईआर वगैरह भी कर सकते हैं, क्योंकि आईपीसी जो है वो तो प्रोविजन लागू होते ही है बिसाइड्स आरटीआई, क्योंकि आरटीआई में अप्लीकेंट के ऊपर कोई पीआई ये करने का, दंड करने का कोई प्रावधान नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस दीपक मिश्रा जी, जब वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने से पहले चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाईकोर्ट थे, तो वहां पर भी पारदर्शिता फाउंडेशन वाले केस में 75,000 रुपए उन्होंने किया था। बट हाईकोर्ट के बड़े वाइड पावर्स होते हैं और पीआईएल का मिसयूज करने के लिए उन्होंने उसमें 75,000 जुर्माना लगाया था। अदरवाइज कोई भी इस तरह का जो प्रावधान है, अप्लीकेंट पे भी कोई जुर्माना नहीं लगाया जा सकता। एक बार बिहार में भी एफआईआर कर दी थी किसी पीआईओ ने, तो बिहार इंफॉर्मेशन कमीशन ने उसको ये कर दिया था, निरस्त करने का कह दिया था, निर्देश दिया था कि एफआईआर वगैरह नहीं हो सकती। और सद्भावना में किसी ने किया है, वो कोई गरीब आदमी है, 20,000 रुपए नहीं दे पा रहा है, तो आप एफआईआर नहीं कर सकते हैं, और आपको पहले एडिशनल फीस लेनी चाहिए, उसके बाद ही अपना फोटोकॉपी वगैरह करना चाहिए था। इस तरह का बिहार में भी इस तरह का निर्णय हुआ है। आई थिंक हाईकोर्ट में गया था शायद, वो सीआरपीसी 482 का मामला है, तो वहां पर उस एफआईआर को क्वैश करने का निर्णय हो गया था। तो इस तरह से जो बैन है ये बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप है, और यदि ये चैलेंज किया जाता है तो फिर ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को एग्जामिन करना चाहिए
और जो 41B का पालन है वो तो बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि पब्लिक इंफॉर्मेशन यदि है तो 41B में तो वैसे ही डिस्क्लोज करनी चाहिए, तो उसमें तो कोई 61 की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। और 41B का जो अनुपालन है वो नहीं होता, इसलिए भी लोगों को बहुत ज्यादा RTI एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। तो जो भास्कर प्रभु जी का भी जो कंसर्न है वो बहुत जेन्युइन है। 41B का मामला आता है या एक मामला अभी इसमें भी चल रहा है, आई थिंक अंजलि भारद्वाज मैडम का केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें भी देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या ऑर्डर पास करता है। थैंक यू। वीरेंद्र सर, छोटी सी बात मैं जोड़ दूं अगर इजाजत दें तो, शिवानंद जी। जी जी बिल्कुल। शिवानंद साहब, 41B की जो सुमोटो डिस्क्लोजर करने वाली बात है, एक कानून की लिहाज से अगर हम देखें तो ये एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया, फिर प्रेसिडेंट महोदय ने उस पर हस्ताक्षर किए और उसके बाद गैजेट में छपकर पूरे देश में लागू हो गया 12 अक्टूबर 2005 को, कि 120 दिन में आपको धारा 41B जो है उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो लोक प्राधिकारी को पब्लिक डोमेन में पुटअप करनी पड़ेगी। अब सवाल ये उठता है कि 121वें दिन की क्या स्थिति हो सकती है उसके बाद। आप विधि के निर्देशों को और जो कानून में कोड में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, अगर 120 के बाद 121वां दिन भी होता है तो इसका सिंपल मतलब ये होता है कि आईपीसी की सेक्शन 188 जो है उसको आप सीधा सीधा ये अपराध कर रहे हैं। और मौजूदा हाल में किसी विभाग में अगर एक से ज्यादा आरटीआई लगी है और सेक्शन 41B का कोई मैनुअल नहीं है उनके पास, तो ये जाहिर बात है कि वो भारत के संसद द्वारा पारित कानून का उल्लंघन कर रहा है। तो इस तरह के पब्लिक अथॉरिटी और इस तरह की कारणों की वजह से अगर पीआईओ एसपीआईओ इंफॉर्मेशन को हाइड एंड सीक खेल रहा है तो उन पर तो आईपीसी के तहत मुकदमा चलना चाहिए। और जो देश के कानून को, संसद द्वारा पारित कानून को, राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर से गजट में छपे हुए कानून को नहीं मानता, उस पर तो लगना चाहिए राष्ट्रद्रोह। सही है, जी नमस्ते। सही है आपका ओपिनियन। पंक्ति जी आप कुछ जोड़ना चाह रही हैं? हैंड रेज आपने किया है। हेलो, मैं नहीं, जगदीश पहले जो बात की थी उसी के लिए किया था। जी जी धन्यवाद। मैं सबको एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि इस मुद्दे में क्या किया जा सकता है, सब मिलके क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर भी सजेशन दें। मुझे इस बात में जोड़ना चाहता हूँ, बोल सकता हूं मैं? जी जी बिल्कुल, तो मुझे ये कहना है कि सेक्शन 4 के जो मैनुअल है, हम ये नहीं कह पाएंगे कि सेक्शन 4 मैनुअल किसी ने बनाए हुए नहीं। सेक्शन 4 मैनुअल तो बने हैं, अगर आप पूरे बने हैं कि नहीं, ये फिर हमारा काम होता है कि देखना कि पूरे बने हुए हैं या नहीं। जैसे कि उसमें कितना भी, सेक्शन 4 इज लाइक एन ओशन, इट कैन नेवर बी कंप्लीटेड। तो मुझे ये लगता है कि हम लोग ने ये डिमांड करना चाहिए इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के पास कि आपके पास जो भी आरटीआई एप्लीकेशन आएगी, आप पहले देखिए कि वो इंफॉर्मेशन सेक्शन 4 में बैठता है कि नहीं। अगर वो बैठता है तो ऑर्डर देना चाहिए कि इमीडिएटली इस बात को सेक्शन 4 मैनुअल में इंक्लूड किया जाए और वो चीज को वेबसाइट में पब्लिश किया जाए। और ये जब तक नहीं होगा तो सेक्शन 4 का इंपॉर्टेंस नहीं आएगा। ये मेरा सुझाव है। धन्यवाद। और मुझे एक सजेशन पूछना है कि नॉन अफेक्टेड पार्टी जो रहती है वो इंफॉर्मेशन कमीशन के आदेश कोर्ट में जा सकता है क्या? क्या आपने पूछा भास्कर प्रभु सर? नॉन अफेक्टेड पार्टी? मैं ये कहता हूँ कि मैं एक सुझाव जानकारी जानना चाहता हूँ। बहुत ही प्रख्यात एडवोकेट्स भी हैं इधर। इफ आई एम नॉट एन एप्लीकेंट और मैं एक इंफॉर्मेशन कमिश्नर की समझो ऑर्डर है, उस ऑर्डर के अगेंस्ट एज ए not an applicant, can I go to the court and stating that information commissioner's order pertaining to this person is wrong? Hello, can I answer? Okay, just a minute, please wait, sir. ताराचंद जी, ये तो मुश्किल है मेरे ख्याल से, इसमें लोकस स्टैंडी देखा जाता है। कोर्ट तो सबसे पहले ही पूछती है कि आप कौन हैं। ताराचंद जी, ताराचंद जी ही एडवोकेट यहाँ पर हैं हमारे बीच में। और पंक्ति जोग जी, आपने भी तो लगाया ये सब मतलब रिट वगैरह, तो ये तो दिक्कत आती है ना कि कोर्ट हमेशा ये कहता है कि भाई आप थर्ड पार्टी के तौर पे कहाँ से आ गए। मामला तो
पेटिशनर मतलब अप्लीकेंट या जो भी है पीड़ित और कमीशन के बीच का है, आप कैसे यहाँ पर आ गए लगाने के लिए? मतलब ऐसा तो होता है ना कई बार, लोकस स्टैंडी तो देखा जाता है। जी शिवानंद जी, बिल्कुल बात सही है, लोकस स्टैंडा ही देखते हैं। और जैसे हमारे केस में भी वही हुआ, अगर वो पीआईएल होता तो उसमें रिजल्ट सोच सकते थे। हालांकि बाद में उसी टाइम पे हियरिंग के टाइम पे पीआईएल में उसको कन्वर्ट करने के लिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि कोर्ट को कहा गया, लेकिन कोर्ट ने वो बाद में सुना ही नहीं और उसमें एक्चुअली ज्यादा सुनवाई हुई ही नहीं, उसको डिसमिसल किया तब। तो वो विड्रॉ करने का या पीआईएल में कन्वर्ट करने का परमिशन कोर्ट ने नहीं दिया और लोकस स्टैंडाइज पूछा। 4 केसेस को इकट्ठा करके गए थे वो। अब उसका जो लीगल ये है, मतलब उस टाइम पे बहुत लंबी चर्चा चली थी कि इसको पीआईएल करना चाहिए या दूसरा एप्लीकेशन एससीए करना चाहिए। आई एम नॉट अ लॉयर, मुझे नहीं पता, लेकिन जो लॉयर हमारे थे उसमें मैं ताराचंद जी से बात करवा सकती हूँ। उस टाइम पे उनको कुछ मुद्दों पे लगा था कि इसमें पीआईएल के बिना ये कर सकते हैं। हालांकि बाद में वो पीआईएल किया होता तो अलग रिजल्ट आ सकता था, ये बात भी रियलाइज हुआ। बट आज के दिन में जो स्थिति है वो यही स्थिति है। हेलो, कैन आई? हेलो हेलो। हाँ Yes. हाँ जी जी जी, Hello, hello. Galaxy J7 Prime। हाँ, व्हाट्स योर नेम? हेलो, I am Mahendra Patel for Ahmedabad. ओके, प्लीज RTI Ekta Manch. प्लीज गो अहेड प्लीज। महेंद्र जी, Regarding this, I am able to speak because the judgment was given that we were not the interested party, first thing, and the black listing member was not member of this institution, first thing. So the High Court has given fine for 25,000. Afterward, they have converted into 10,000. So that is, and after that, the Gujarat Commission has taken the this blacklisting order, and GIC has done more than 13 judgment for the blacklisting in 9 months. So this judgment was have damaged our activities, and it was the very blow from our activities. So this is the very great mistake that this institution is gone to the court like this. Even the expert advocates had denied that thing at the time, but they were not able to understand it, and they were gone into the institution was gone into the High Court. So this is a very blow, and this is a very great mistake of this institution, and they must be not pardoned for this thing. I think so. First thing, and there are 17 appeal. There were 17 appeal. We have given that. What is the analysis of these 17 appeals? Nobody has given this our answer even at that time. So I don't understand what is the stand of this institution for this blacklisting, and they're going to take the lead for this. I don't understand it, madam. So I am asking that they don't do like this thing and go through for the High Court. Even if the interest, if the blacklisted party is there, then and then we can take the order from the High Court. Otherwise, we will discuss the law only, we will discuss the RTI only, and not going to do anything in this matter. Yes, that's all. पंक्ति जोग जी, महेंद्र जी ने अपना कंसर्न बताया है कि किस तरह से जो आरटीआई एकता मंच है वो बिना ज्यादा विचार किए ही इस मामले को लेकर के चला गया कोर्ट में। और इसमें जो एकता मंच नहीं गया है शिवानंद जी, माहिती अधिकार गुजरात पहल गए हैं। मैंने मेरे प्रेजेंटेशन में भी वो पूरे एक मिनट, माहिती अधिकार गुजरात पहल गया है और मैंने मेरे प्रेजेंटेशन में भी एक पूरी स्लाइड इसी के ऊपर कही गई थी कि अब तक क्या हुआ है। अगर चाहे तो उसको वापस भी रिपीट कर सकती हूँ कि वो क्यों गया है। अभी मेरे एडवोकेट पैनल यहाँ पर नहीं है इस सेशन में, नहीं तो वो बताते कि ये उस टाइम पे पीआईएल के बजाय ये दूसरा वाला जो डिसीजन था वो दूसरी एप्लीकेशन करने का डिसीजन क्यों लिया गया, ये बिल्कुल ही बताते। जो आई एम नॉट द पर्सन एक्चुअली मैं किसको यहाँ पर उसको ये कह सकूं कि उसने क्यों कहा गया था। इतना ही मैं आज की इसमें कहूंगी। हालांकि जैसे मैंने कहा कि उसको बाद में पीआईएल में कन्वर्ट करने के लिए
कहा गया था, बट वो नहीं हुआ है। और दूसरा कि इस मुद्दे में जो महेंद्र भाई ने कहा कि लीड लेने की, मुझे शिवानंद जी ने इस मुद्दे पे आज बात करने के लिए कहा था। मैं कहीं पे भी इस मुद्दे में लीड ले रही हूँ ऐसे नहीं कह रही हूँ। हाँ, सही है। मुझे उन्होंने बात करने के लिए कहा था, इसीलिए मैं इस मुद्दे पे बात किया। वो सभी ऑर्डर्स का जो एनालिसिस आप कह रहे हो, वो आरटीआई एकता मंच ग्रुप में मैंने ऑलरेडी जो एक्सेल शीट डाला था, वो कब से डाला है, और आप अगर रजिस्टर नहीं देख पाओ तो वापस मैं भी उसमें डाल सकती हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो पब्लिक में है कि जो 13 ऑर्डर्स है उसका एनालिसिस, माने किस ऑर्डर में कौन से टाइप के एलिविएशंस लगाए हैं, ऑब्जर्वेशंस मेनली क्या रहे, मुद्दा क्या रहा, कौन से ऑर्डर्स को रिफर किया गया, और बेसिकली कौन से ऑर्डर्स को रिफर करते हुए किस अथॉरिटी के लिए कितने साल के लिए बैन किया। उस तरीके से वो एनालिसिस इसलिए कहा गया क्योंकि हर एक को पूरे ऑर्डर 35-40 पन्ने के ना पढ़ने पड़े, तो वो पता चले कि ये हुआ क्या है। क्योंकि वो 6-7 ऑर्डर हैं जो बार बार कोट हुए हैं, वो 6-7 एलिगेशन हैं वो बार बार कोट हुए हैं, तो उसको एक जगह देखने के लिए ही एनालिसिस था, और उसी बेसिस पे आज जो प्रेजेंटेशन था वो भी था। अगर चाहे तो उसको वापस भी मैं उसमें उसी ग्रुप में शेयर कर सकती हूँ, जो आरटीआई एकता मंच करके ग्रुप है उसमें। अभी इसमें इतना ही कहना चाहूंगी। ठीक है, मतलब महेंद्र जी जो आप इस बात पर मुझे थोड़ा एक बात करने दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। बोलिए। मैं पंकज भट्ट अहमदाबाद से बोलता हूँ। बराबर है, ये जो ब्लैक लिस्ट का मामला अभी चल रहा है कि पूरे भारत देश में ब्लैक लिस्ट की बात चल रही है, उसके ब्लैक लिस्ट का जो फेक बात है वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। पहले 2 ब्लैक लिस्ट हुए, 2 आदमी को 2020 में ब्लैक लिस्ट किया गया। उसके बाद माहिती अधिकार पहले एक मीटिंग बुलाया, जिस मीटिंग के पूर्व चीफ मिनिस्टर सुरेश मेहता, 3 सीनियर एडवोकेट, मैं खुद था, और माहिती अधिकार पहल के सभी मेंबर्स भी थे, महेश पंड्या के वगैरह वगैरह, जैसे 15 लोगों ने एक मीटिंग किया था। उसमें बोला कि भाई अपन को ये कोर्ट में जाना चाहिए। सबने मिलकर, इवन एडवोकेट जो माहिती अधिकार पहल के जो एडवोकेट थे मिस्टर जुनेजा, उन्होंने बताया कि लोकल स्टैंड नहीं है, अपन को ये बात कोर्ट में नहीं जाना चाहिए। हमने तय कर लिया सबने मिलकर कि अपन को हाई कोर्ट नहीं जाना है। बाद में हमने 2 पन्ने का एक मैंडेट तैयार किया और वो माहिती कमिश्नर को दिया। मैं खुद जाके लेके आया था, उन्होंने सिक्का मारा के आया था। उनके बावजूद भी हम एससीए लेके कोर्ट में गए, तो एससीए फर्स्ट टाइम पे ही उनको निकाल दिया था और 25,000 रुपए फाइन था। उनके बाद मैं आपको बताऊं, उसके बाद 18/11 पहला ऑर्डर आया, 18/6/2021 को, जो ये हाईकोर्ट ने पिटीशन निकाल दिया। निकाल देने के बाद मैं आपको बताऊं कि तारीख 11/12/2005 यानी कि 5/1/2021 से लेके 8/6/2022 तक कम से कम 14 आदमी पर बैन लगाया गया। क्यों बैन लगाया गया कि हाईकोर्ट ने अपना मैटर निकाल दिया। उनके बाद माहिती कमिश्नर का जो छाती और 56 इसका होगा। इसके में जो पंक्तिबेन बोल रहे हैं, वो पंक्तिबेन ये बात नहीं बोल रहे हैं कि सबने मीटिंग किया। इवन गुजरात के पूर्व चीफ मिनिस्टर थे ये मीटिंग में, उन्होंने ना बोला था। उन्होंने बोला कि आप पब्लिक डोमेन में जाइए, आंदोलन कीजिए, तभी इन बात है। तो भी हम हाईकोर्ट गए थे। दूसरी बात कि जो इफेक्टेड पार्टी है वो कभी हाईकोर्ट आने की ना बोली। अगर इफेक्टेड पार्टी आती है तो हमने भी बोला था कि हम सीनियर काउंसिलर लेके जाएंगे कोर्ट में और इनको जबरदस्ती से हम लड़ेंगे। यानी कि जो पिटीशन हुआ वो पंक्तिबेन बोल रहे हैं कि ये एडवोकेट नहीं, आपका जो माहिती अधिकार गुजरात पहल का एडवोकेट है मिस्टर जुनेजा, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया ये पिटीशन के बाद, और उन्होंने भी बताया कि इसको चैलेंज नहीं करना चाहिए। इसके बावजूद भी चैलेंज करने के बाद हमारे गुजरात में यह परिस्थिति आई है। दूसरी बात कि उन्होंने जो एनालिसिस की वो बात कर रहे हैं, उन्होंने एनालिसिस के अंदर जो हाईकोर्ट का जो ऑर्डर वो बता रहे हैं, माहिती कमिश्नर 2 ऑर्डर है। हाँ पंकज जी देखिए ऐसा है, हम जो है अब यहाँ पे वही बात आ जा रही है, लोकल स्टैंडर्ड की बात आती है। वो तो हम पहले से भी, हमें भी वो दिक्कत आती है, सबको दिक्कत आती है, हम सब जानते हैं। थर्ड पार्टी के जब जाते हैं तो वो दिक्कत होती है। लेकिन हम ये कहते हैं कि आप लोग इतने दिन से काम कर रहे हैं, माहिती अधिकार पहल है, आरटीआई एकता मंच है, और पता नहीं कितने संगठन गुजरात में काम कर रहे होंगे। गुजरात में ये सब बातें आ रही हैं। तो हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि क्या आप लोग जो विक्टिम है, जो पीड़ित है इसमें, जो मतलब आरटीआई आवेदक है, जिसको यहाँ पे बैन किया जा रहा है बार बार, मतलब कई सालों को किया है, क्या आप लोग 1 या 2 को भी कन्विंस नहीं कर पाए
कि आप उसके माध्यम नहीं, से जाएं, मैं आपको ये बता रहा हूँ, उसको मैं पार्टी आगे वही बनाएंगे, बता नहीं, उसको सपोर्ट नहीं, करेंगे, सुनो, उसको अपने से मैं जोड़ेंगे, तो आपको ज्यादा ये आप लोग स्ट्रांग नहीं, रहेंगे। नहीं, आपको हम बता रहे हैं कि हमने 3 आदमी को कन्विंस किया है, एक गोल करके भावनगर के है, इनसे हम बात चल रही है, वो भी हम उनको लेके उनके लिए एडवोकेट से मिलना भी हमारा है कि हम एडवोकेट से मिलेंगे कि ये क्या है उनका भी। दूसरी बात ये है कि जो हाईकोर्ट का ऑर्डर लगा रहे जजमेंट में, वो उनका हाईकोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन बोल के ये लोग लगा रहे हैं। मैं ये बात कर रहा हूँ शिवानंद जी कि हम लोग ये प्रयत्न कर रहे हैं कि ये आदमी को लेकर हम आ जाए। हमने 2 आदमी को कन्विंस किया है कि आप आइए और आपका हम एडवोकेट का सपोर्ट हम करेंगे। आपको अगर चैरिटी प्रॉब्लम है तो हम करेंगे, लेकिन हाईकोर्ट डिफेक्टेड पार्टी को। लेकिन मेरा ये बात है कि अगर अपन ये पिटीशन निकालने के बाद में जो बात हुआ वो बहुत लंबी तरह से वो फास्ट ट्रैक हुआ। बाद में एकता मंच ने माहिती कमिश्नर से 2.5 घंटा मीटिंग किया था कई मुद्दों पर। इसमें भी हमने ब्लैक लिस्ट पे जो बात किया गया था कि आप ब्लैक लिस्ट क्यों कर रहे हो उसको, तो बोले कि हम नहीं ऐसा है वैसा है करके उनको बात किया। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ तो ये बात भी हमने रखी नहीं गई है, जो ब्लैक लिस्ट का एनालिसिस हुआ है उसमें ये बात रखनी चाहिए। वो बोल रहा चलिए पंकज जी यहाँ पर थोड़ा सा रुकेंगे। हमारे बीच में माननीय शैलेश गांधी सर भी हैं, पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त हैं, बहुत विशेषज्ञ हैं, वो बहुत अनुभव रखते हैं और उनसे हम इस विषय पर जानना चाहेंगे कि ये जो प्रकरण चल रहे हैं गुजरात में बैन करने वाले, इस पर उनकी क्या राय है, उनके क्या विचार हैं, कौन सा नियम कानून भारतीय संविधान में RTI कानून में ये अनुमति देता है सूचना आयुक्तों को, और इसके एवज में अब किया क्या जाना चाहिए, किस तरह से व्यक्ति को आगे मूव करना चाहिए ताकि ये इस तरह से वारदातें ना हो और इसको काउंटर किया जाए। सर अपने आप को अनम्यूट कर लें प्लीज। साथियों, मेरे हिसाब से ये ऑर्डर इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है। ऐसा कोई पावर कमिश्नर के पास है ही नहीं और वो इस पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और हमें इसके बारे में बहुत चौकन्ना रहना चाहिए क्योंकि ये मौलिक अधिकारों पे हनन है। एक समाज या देश जो मौलिक अधिकारों पे हनन होने दे वो आगे नहीं बढ़ सकता है। और 19(1)A पे RTI से शुरू होके अब फ्रीडम ऑफ स्पीच पे भी आ गया है। मेरे हिसाब से पहला बार RTI पे किया गया था आदित्य बंदोपाध्याय के केस में, वो सुप्रीम कोर्ट ने किया था। और ये भी हमें समझना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि RTI शुड नॉट बी अलाउड टू डैमेज द पीस, हार्मनी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। मेरे हिसाब से ऐसा विधान टेररिस्ट के लिए औचित है, फंडामेंटल राइट इस्तेमाल करने वालों के लिए नहीं, बिल्कुल गैर उचित है और इसका कोई एविडेंस नहीं था, कोई पुरावा नहीं था। अनफॉर्चुनेटली हम सब लोग चुप रहे। मैं अपने आप को भी दोष देता हूँ, हम सबको दोष देता हूँ कि हम लोग चुप रहे। ये सोच के कुछ लोगों से बात हुई मेरी, उन लोगों ने कहा ये बात भूल जाएंगे। ये बात कोई भूला नहीं है, बल्कि बार बार ये बात आती है। खैर, अब सवाल है कि क्या करें। मेरा असेसमेंट है, ये कमिश्नर के तौर पे नहीं, मेरा RTI के एक वर्कर के तौर पे असेसमेंट ये है कि कोर्ट में शायद हम मार खाएंगे। शायद, नक्की नहीं कह सकते, मगर बहुत सारे कोर्ट के जजमेंट्स जो देखे हैं वो पॉजिटिव नहीं है RTI के लिए। तो कोर्ट क्या निर्णय देगी ये बोल नहीं सकते, और अगर कोर्ट ने विपरीत निर्णय दिया, हम कोर्ट में गए तो फिर वो मामला बहुत मुश्किल हो जाता है पब्लिक को भी कन्विंस करने का। ये बहुत कठिन है, आई एम नॉट सेइंग इट्स इजी, बट इसके लिए उपाय मेरे हिसाब से पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करना है। अनफॉर्चुनेटली एक भाई साहब थे अपने RTI मूवमेंट में जो बहुत ही जबरदस्त थे पब्लिक मूवमेंट क्रिएट करने में, वो अब चीफ मिनिस्टर बन गए। उनको RTI से कोई लेना देना नहीं है, बड़े अच्छे मित्र हैं, बट वो अच्छा काम कर रहे हैं शायद, मगर RTI से आज ऐसा कोई बचा नहीं है जो पब्लिक मूवमेंट क्रिएट कर सके। और एक तरीके से भी हम कोशिश कर सकते हैं कि नेटवर्किंग RTI ये वेब पे बहुत बड़ा एक साधन बन गया है। कैसे इसको वायरल करना वगैरह मैं नहीं जानता हूँ, मगर अगर हम कुछ लोगों को ऐसे कांटेक्ट करें, यंग लोगों को, यहाँ पे जो है यंग बहुत कम है मेरे हिसाब से, जो 20-30 साल के लोग हैं वो काफी होशियार होते हैं इसमें। अगर हमको उनका साथ मिल जाए तो शायद हम इसको वायरल कर सकते हैं
और लाखों लोग इस बात की चर्चा कर सकते हैं, तब शायद कुछ होगा। मेरे हिसाब से कोर्ट्स में जाना, शायद विपरीत अगर निर्णय आए अपने, या वो लटक रहे सालों साल, तो बड़ा नुकसान हो सकता है अपने मूवमेंट के लिए। पब्लिक मूवमेंट कैसा करने का मुझे नहीं पता है, मेरे पास क्षमता भी नहीं है वो करने की। क्षमता अगर आप लोगों में है, 25-50 लोग जुड़ के अगर, हाँ जी शैलेश जी, जो पहले मैंने प्रेजेंटेशन किया था वो आपको भेजूंगी। उसमें एक स्लाइड पूरी है कि इस मुद्दे पे लेके अभी तक क्या क्या किया है। कोर्ट वाला अभी शायद अभी जुड़े तो शायद पहले वाला आपने सुना नहीं होगा। तो मैं वापस रिपीट करती हूँ। वापस रिपीट करती हूँ। जैसे पंकज जी ने भी कहा कि वो मीटिंग जो हुई थी उसके बाद कमीशन के साथ लंबी मीटिंग हुई थी, जिसके बारे में मैंने मेरे प्रेजेंटेशन भी कहा था। और उन्होंने ये कहा था हमें इसकी पावर है, और कौन से सेक्शन में पावर है बोला तो उन्होंने कुछ नहीं कहा था, लेकिन ये कहा था कि हमें पावर है। उसके बाद उनके साथ जो बातचीत हुई, उन्होंने ये कहा कि ये जो एप्लीकेंट है वो बहुत खराब है, आप अगर उनकी साइड लोगे तो आप भी बदनाम हो जाओगे। आप मतलब एज अ क्रेडिबल आरटीआई एक्टिविस्ट का ग्रुप जो है वो भी पूरा बदनाम हो जाएगा। आप थोड़ा सोचे इसमें इस तरीके से स्टैंड लेने के लिए। ये कमीशन की साइड हुई। जो आरटीआई एकता मंच करके जो गुजरात में ग्रुप बना, उसकी हिसाब से जो तय हुआ कि ये दो जो कमिश्नर्स हैं उनको हम एक तरीके से हम बॉयकॉट करेंगे। यानी उनके अगर कोर्ट में केस आता है तो एप्लीकेंट चिट्ठी लिखता है चीफ को कि मुझे यहाँ पर केस ही नहीं चलाना है, क्योंकि ये जो एप्लीकेंट है, ये जो कमिश्नर हैं वो आरटीआई का ही गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं और उनको पावर नहीं है, ऐसे ऑर्डर पास कर रहे हैं। मुझे विश्वास नहीं है और मेरा केस दूसरी जगह चलाओ। अब उसमें दूसरी जगह चलाया तो नहीं, दूसरी जगह ट्रांसफर तो नहीं हुआ केस, लेकिन इसका एक परिणाम दिखाई दिया, क्योंकि वो एप्लीकेंट जो गए थे उन्होंने कहा कि अभी सुनते हैं, मतलब वो दोनों कमिश्नर हमें सुनते हैं। पहले जिस तरीके से धमकाते थे हर एक को कि भाई क्यों किया, कितना किया, क्यों मांग रहे हो इन्फॉर्मेशन, इतने सारे आरटीआई किए, मैं ब्लैकलिस्ट करूंगा, इस तरीके का जो बर्ताव कमिश्नर का एप्लीकेंट के खिलाफ था वो कहीं ना कहीं थोड़ा कंट्रोल में आया है। ऐसे हुआ तो वो एक कारगर साबित हुई। हालांकि और कोई बड़ी मूवमेंट यहाँ पर नहीं खड़ी हुई है, लेकिन ये इसके बारे में कंटिन्यूअसली सोच रहे हैं सब मिलके कि क्या मतलब, और सब लोग सोच रहे हैं कि क्या इसमें कर सकते हैं। और कोर्ट के मामले में तो बहुत ही लंबी अभी तक हमारी बातचीत हुई है। मैं वापस क्रिस्प में बताती हूँ आपको। एमएजीपी इसमें हाईकोर्ट में गए थे। एमएजीपी का, जैसे पंकज भाई ने बताया कि एमएजीपी के साथ जुड़े हुए पुनीत भाई ने कहा था कि इसमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन एमएजीपी के साथ ही जुड़े हुए हर्ष जो एडवोकेट हैं और दूसरे एडवोकेट हैं, उन्होंने कहा कि इसमें जाना चाहिए। तीनों 4 एप्लीकेंट उस टाइम पे अपना नाम डालने के लिए तैयार नहीं थे, तो चारों के बिहाफ पे एमएजीपी उस कोर्ट में गया। पीआईएल होनी चाहिए या दूसरा एप्लीकेशन होना चाहिए, मुझे नहीं पता टर्मिनोलॉजी क्या होती है, लेकिन वो बहस बहुत लंबी चली। और हमारे जो एडवोकेट थे, वो एडवोकेट का वो कहीं ना कहीं वो ओपिनियन बना कि पीआईएल के बजाय इसमें जाएं। अब ये एक एडवोकेट ये जरूर कह सकता है कि ये एडवोकेट का जो सही ओपिनियन था वो गलत था। 2 डॉक्टरों के ओपिनियन भी गलत होते हैं, कभी कभी अलग होते हैं, और कभी 2 वकीलों के भी अलग होते हैं। उस टाइम पे उनको सही लगा, इसलिए उन्होंने वो किया, और जिसमें बहुत गलत परिणाम आया। एमएजीपी के ऊपर फाइन हुआ। वो फाइन को रिड्यूस करने के लिए जब रिक्वेस्ट किया तब 10,000 रिक्वेस्ट किया। बहुत हार्श कमेंट किए गए ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, जो एक्चुअली पब्लिक अथॉरिटी ने किए भी नहीं थे, ना कोई ऐसा सबमिशन किया था। बहुत एलिगेशन लगाए गए ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, और उसमें वो डिसमिस किया। पीआईएल में कन्वर्ट करने के लिए भी मना कर दिया, और उसके बाद हमने वापस उसको अभी रिवीजन पे डाला है, और जिसका लास्ट वीक में हियरिंग होने वाला है। तो अभी आप आए तब तक जो बात चल रही थी कि ये जो पीआईएल के बजाय दूसरी में पिटिशन करना, और एप्लीकेंट तैयार नहीं हुए तो वहीं पे छोड़ देना चाहिए था कोर्ट में जाना, ये दोनों डिसीजन की वजह से बाद में जो जितने ऑर्डर्स आए, 8 ऑर्डर्स आए, वो इसकी वजह से आए। ये जो पंकज भाई ने एनालिसिस किया है उससे उन्होंने बताया पूरा कि ये इसके ऊपर आया है। तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूं कि अब तक ये बात हुआ था। थैंक यू, वेरी सॉरी, मैं लेट ज्वाइन हुआ, माफी मांगता हूं। नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल। मगर मेरा ये मानना है आरटीआई के संदर्भ में कि कोर्ट्स में जाना काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है, इसलिए मैं ये बात रख रहा हूं। और मैं ये वापस जोड़ रहा हूं, हम इसमें नेटवर्क क्रिएट करके हर हफ्ते इसका डिस्कशन हो, कोई ना कोई अलग अलग वेबिनार्स पे, अलग अलग राज्यों में हम पहुंच सकते हैं क्या, कोशिश कीजिए। मेरे पास कोई साधन नहीं है, न कोई तरीका है, मगर आई थिंक एनसीपीआरआई कुछ हद तक है, और पंक्ति काफी एक्टिव है एनसीपीआरआई में। असम में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, उड़ीसा में, केरला में, हर राज्य में अगर वहां के एक्टिविस्ट
इसकी चर्चा हर हफ्ते करना शुरू कर दें, मीडिया में इसका अटेंशन लाए, आर्टिकल लिखिए। मैं कुछ कोशिश कर रहा हूँ कुछ आर्टिकल वगैरह लिखने की जो छपेंगे, बट हम सब ये कोशिश करें, आर्टिकल लिखें, चर्चा करें, वेबिनार्स करें, इस मुद्दे को गर्म रखें, क्योंकि न सिर्फ ये गुजरात की बात है, ये अनचैलेंज रहा तो और भी कमीशन ऐसा स्टेप्स लेना शुरू कर देंगे। इसको चैलेंज करना तो बहुत ही जरूरी है। कम से कम ये तो डर होना चाहिए लोगों को कि अगर हम इसको ऐसा निर्णय देंगे तो लोगों में बहुत चर्चा होगी, बहुत बदनामी होगी। कोर्ट्स में उनको हारना चाहिए, मगर उस पे अपने, जैसे पंक्ति जी ने कहा, वो बहुत पॉजिटिव नहीं है रिजल्ट। तो इतने मैं कहूंगा, इसका कोई कानून नहीं है, इसका कोई संविधान नहीं है, ये कंप्लीटली इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मगर इस बारे में अनफॉर्चुनेटली 1918 के बारे में पूरे देश में कोई आंसर नहीं मिल रहा है, इसको कैसे हम आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। हेलो सर। हेलो। हाँ जी, बताएं आपके क्या प्रश्न है, बताइए। हाँ सर, पूना में क्या हुआ था, महाराष्ट्र में पूना में जो जिला पंचायत के सीईओ होते हैं ना, उन्होंने भी ऐसा ब्लैक लिस्टेड बहुत एक्टिविस्ट को किया था। उन्होंने लिस्ट बनाई थी 25 लोगों की कि ये बार बार करते हैं इसको, इसलिए इनको ब्लैक लिस्टेड करके इन पे जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसके हिसाब से उन पर वो केस दर्ज किया था उन्होंने। वो पूना में, महाराष्ट्र में भी पूना में वो जिला पंचायत के जो अभी सीईओ है आयुष प्रसाद, उन्होंने किया था ये बात। तो कहीं पे भी अपने इसमें आज में नहीं लिखा है कि ऐसे बार बार करने वालों को बैन कर देना चाहिए। कितने भी बार कर सकते हैं हम, लेकिन गुजरात से जो अलग संदेश गया तो बहुत अपने लोगों का ये जो मूलभूत अधिकार है उसका हनन है। महाराष्ट्र में PIL ही होना चाहिए। आपको लग रहा है कि PIL में आपको पॉजिटिव डिसीजन मिलेगा? थप्पड़ खाएंगे तो और बुरा होगा। नहीं, PNA सर मूलभूत अधिकार है ना, जो भी मूलभूत अधिकार, ये मैं समझता हूँ, आप समझते हैं। अनफॉर्चुनेटली कोर्ट्स, जैसे मैंने बयान किया, आदित्य बंदोपाध्याय से कोर्ट्स ये नहीं मान रही हैं। नहीं, सजा या जुर्माना या बयान करना ये कहीं पे भी नहीं लिखा है। अगर वो एक्सटॉर्शन करता है या कोई ब्लैकमेल करता है तो ठीक बात है, लेकिन बार बार एक ही विषय पे बार बार नहीं करना है। नहीं, और अगर बार बार किया तो उसको इंस्पेक्शन दिया जा सकता है, तरीके हैं ऐसा। मैं भी मानता हूँ कुछ RTI वाले एप्लीकेंट्स इसको सही तरह से नहीं, ऐसे एक हैरेसमेंट टूल के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। और उनका मैं सबको कहता हूँ कि उनको सब इंफॉर्मेशन के लिए इंस्पेक्शन पे बुलाओ। अगर सेम इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं तो आपको तो क्या फोटोकॉपी निकाल के वापस देना है या प्रिंट आउट लेके ही वापस देना है, नाम वाम। और महाराष्ट्र में तो कैसा हो रहा है सर, 1000 2000 ऐसा फाइन हो रहा है, जो भी लिखा हुआ है पर डे 250, वो गैर कानूनी है। मैं खुद भी कहता हूँ कि गैर कानूनी है, मगर आज ये परिस्थिति है कि जो मुझे लगता है कोर्ट में जाने से फायदा होने का मुश्किल है, बट सब अपने अपने मालिक हैं, सब अपने अपने तौर पे जो ठीक लगे। मेरी सलाह ये है कि कोर्ट्स में न जाएं। नहीं शैलेश सर, मुझे लगता है कि शैलेश सर, हमें लगता है कि इसमें इन लोगों को ये करना चाहिए था कि RTI में वैसे तो अभी रिव्यू था नहीं, लेकिन हम लोग ऑलरेडी रिव्यू को डिस्कस कर चुके हैं, और रिव्यू में और फाइंडिंग्स लेकर के आयोग कह दे, रिव्यू में आके कह दे कि नहीं, दिस इज माय ऑर्डर इज फाइनल, हम फिर आगे कॉन्स्टिट्यूशन। सॉरी टू इंटरप्ट, बट रिव्यू का पावर नहीं है कमीशन को, लीगली कोई पावर नहीं है रिव्यू करने। सर दैट इज, हमें पता है, लेकिन ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इट, हम डिस्कस कर चुके हैं कि रिव्यू कैन बी, commission can take and review. I'm sorry. So the clear opinion of the Supreme Court, not just on RTI matters, on every matter, is that power of review has to be given to a tribunal specifically by law. Sir, regarding the remedy right now, जो अभी मौजूदा परिस्थितियां हुई हैं कि सूचना आयोग ने एक ऐसा आदेश दे दिया जिसके लिए उसकी नियुक्ति ही नहीं की गई थी। आयोग की नियुक्ति इस काम के लिए की ही नहीं गई जो आदेश उन्होंने जारी किया। तो सबसे पहले वी शुड गो इनटू रिव्यू, देन द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी हमारे पास है, हम उसको अवेल करेंगे, लेकिन रिव्यू मैं मेरी राय दे चुका हूँ, बाकी सब लोग जैसे ठीक समझ करें। मैं सबसे अपील कर रहा हूँ कि बाकी लोग भी आप करें ना करें, मगर जनता में इसका आक्रोश खड़ा कर सके अगर हम,
तब हम जीत सकेंगे इस बात। सिर्फ रेक्टिफिकेशन भेज सकते हैं, रिव्यू पावर्स नहीं है इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के पास। या हमारा ओपिनियन है, सामने वाले का ओपिनियन हो सकता है दूसरा। ओपिनियन कैसे? बट सर जैसे यूपी में 2015 की नियमावली बनाकर पर डे 10-15 पिटीशन रिव्यू किया जा रहा है, पेनाल्टी माफ की जा रही है। ये सर 6 महीने से बात चल रही है सर, कोई भी एक्शन नहीं हुआ अभी तक। पेनल्टी रिव्यू करना शो कॉज नोटिस के बाद में, एक्सप्लेनेशन देने के बाद में रिव्यू होता है, लेकिन फाइनल ऑर्डर्स को रिव्यू नहीं किया जाता है। मैं सिर्फ इसमें भास्कर जी 2 चीजें जोड़ना चाहूंगी। एक तो ये 1.5-2 साल के अलग अलग टाइम पे किए हुए ब्लैक लिस्टिंग है, तो वो हर एक एप्लीकेंट को उस टाइम पे रिव्यू के लिए या बात करने के लिए करना चाहिए था। हालांकि उसमें से 6 जितने एप्लीकेंट के साथ जो बात हुई, उन्होंने कहा कि रिव्यू कहाँ, जो एलिगेशंस डाल रहे थे उस एलिगेशंस के सामने हम अपना प्रूफ इकट्ठा करके उनको देना चाहते थे। जैसे उन्होंने हमारे ऊपर एलिगेशन डाले कि मैंने चोरी की है, तो मैं उनको ये कहना चाहता था कि ये बात एक तो कमीशन के परव्यू में नहीं है और मैंने चोरी नहीं की है, उसकी भी बात रखने के लिए उन्होंने परमिशन नहीं दी। हालांकि हर एक ने अपना अपना वापस एक लेटर लिखा है कमीशन को कि कैसे उनके ऊपर अन्याय हुआ है, ऐसा एक लंबा विथ प्रूफ के साथ भी एप्लीकेशन दिया हुआ है, और उसमें से उनके पास प्रूफ है भी कि जो एलिगेशंस डाले हैं वो सही नहीं है। तो वो रिव्यू हर एक को अपना अपना टाइम पे करने की बात थी, जो एक्चुअली उस तरीके से नहीं हुआ। गुजरात में 3 एक एप्लीकेशन पिछले 1.5 साल में ही अपील रिव्यू किए हैं, और वो तीनों ऐसे रिव्यू किए हैं कि जो पीआईओ था उसके बजाय कोई और पीआईओ के नाम पे पेनल्टी का ऑर्डर हो गया था, और वो पूरी बात जब डिपार्टमेंट ने भी कमीशन के सामने डाली तब उन्होंने ये उसको वापस से रिव्यू के लिए लिया और उस पेनल्टी का ऑर्डर जिस पीआईओ को डालना था उस पीआईओ के ऊपर डाला। इस तरीके के 3 रिव्यू पिछले 1.5 साल में कमीशन ने लिए हैं। पंक्ति जी, दिस इज नॉट रिव्यू, इट इज अ रेक्टिफिकेशन ऑर्डर। रेक्टिफिकेशन ऑर्डर कैन बी डन, the issue is same but the person is different. So review is matter is totally changing from the original position. That is what I am telling. So let us not mix it with the rectification order, technical rectification order and the review. ये मेरा ओपिनियन है। ओके भास्कर जी। ठीक है। Vivo 1820, Vivo 1820, आप क्या बोलना चाह रहे थे? Vivo 1820, Vivo 1820 आप हैंड रेज कर रहे हैं। हेलो, आप लोग अपना नाम लिखे रहें तो अच्छा रहेगा। मुकेश जी, आपका क्या प्रश्न था? मुकेश जी, आपने हैंड रेज का ऑप्शन चूज किया हुआ है। मुकेश जी। जी सर, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, बताइए। मैं बांसवाड़ा राजस्थान से हूँ। एक आरटीआई की सेकेंड अपील मेरी डिसाइड हुई है अभी महीने भर पहले आरटीआई कमीशन जयपुर में, जिसमें सीआईसी की कोर्ट में डिसीजन हुआ और उन्होंने अजीबोगरीब डिसीजन दिया। डिसीजन काफी लंबे आर्गुमेंट हुए हमारे, और मैंने उन जो सूचना मांगी थी उसमें मैंने सामने वाला पीआईओ कह रहा था कि साहब हम ये सूचना जनरली थर्ड पार्टी के वजह से हम देते नहीं है। तो फिर मैंने उनको 81J का जो प्रोविजो है उसका उल्लेख किया, उसी कैटेगरी की सूचनाएं राजस्थान की विधानसभा को अवेलेबल कराई। राजस्थान की विधानसभा की वेबसाइट पर आज भी अवेलेबल है 500 पेज की वो सूचना, जो उन्होंने उसके लगभग सेम नेचर की सूचना थी। और ये सारे साक्ष्य देने के बाद भी वो जो सीआईसी है वो डिसीजन ये दे रहे हैं कि कंडीशनल डिसीजन दे रहे हैं कि आपने ये पर्टिकुलर ये सूचना अगर असेंबली को दी है तो एप्लीकेंट को अवेलेबल कराए। इस तरह का कंडीशनल डिसीजन दिया जाना कहां तक उचित है? गलत है, इलीगल है, गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है। तो मतलब मेरे बोलने से कोर्ट डिसीजन नहीं चेंज होगा। हाँ, लेकिन आप मुकेश जी कोर्ट जा सकते हैं, आप रिट पिटीशन दायर कर सकते हैं इसके विरुद्ध में। तो उसमें ग्राउंड क्या होना चाहिए सर? क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि साहब ये सूचना अगर आपने असेंबली को दी है तो उनको दो, जबकि मैं ये कह रहा हूं कि इस नेचर की सारी सूचनाएं असेंबली को दी जा चुकी है। तो फिर यही ग्राउंड है जो आप बता रहे हैं, दी जा चुकी है तो फिर आप दो। और खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। और वो मेरा कहना ये कि साहब इस तरह के डिसीजन लिखना, उसके लिए क्या होना चाहिए कोर्ट में चैलेंज?
वो तो वकील जवाब करेंगे अपना, वकील स्वयं समझ लेंगे, आप उनको पूरी बात बता दीजिए। हेलो। और जी जी सर। जो बात आप बता रहे हैं ना कि मतलब विधानसभा या लोकसभा में दी जा सकती है, तो फिर आम जनता को भी दी जानी चाहिए आरटीआई के तहत, तो वही आपका है। और साथ में 8(1) से संबंधित यदि आपको आर्गूमेंट चाहिए तो आप सत्यमेव जयते.info करके एक वेब पोर्टल है शैलेश सर का, वहां पर आप जाकर के हाँ पूरा का पूरा आर्गूमेंट्स आप देख सकते हैं कि आपके कोई भी इस तरह से 8(1) के अंतर्गत सूचना रोकने का प्रयास की जाती है तो आपके क्या आर्गूमेंट्स होने चाहिए, उसमें पूरा दिया हुआ है। तो वो आपके वकालत के लिए भी काम आएगा, कोर्ट के लिए भी काम आएगा, और सामान्य आरटीआई आवेदन के लिए भी काम आएगा। तो आप जाकर के जरूर देख लें वहाँ पे। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। हाँ, रेडमी नोट 9 आप बार बार बोलना चाह रहे हैं कुछ। रेडमी नोट 9 अपने आप को अनम्यूट कर लें, बताएं आपका शुभ नाम क्या है। हेलो, मेरा नाम संजीव कुमार है। कहाँ से हैं। हम दिल्ली से हैं सर। हाँ, क्या प्रॉब्लम है आपकी। प्रॉब्लम ये है कि जैसे हम लास्ट 2009 से ही आरटीआई डाल रहे हैं और बहुत से मुद्दों पे हमने आरटीआई डाल के काम करवाया लोकेलिटी में, और इलाके जो भी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए थी पहले मिलती थी। जब से 2014 बीता, 14 के बाद आरटीआई कानून को मतलब उसकी गर्दन मरोड़ने का जो काम किया जा रहा है, तो उससे हमें बहुत समस्याएं आ रही है। जो वर्तमान समय में जो यहाँ पर हम डिपार्टमेंटों में आरटीआई लगा रहे हैं, तो अधिकारी हमें आधे अधूरे जवाब देते हैं, और जिस तरह पहले ट्रीट करते थे उस तरह से ट्रीट भी नहीं करते, वो बहुत लाइटली ले रहे हैं आरटीआई को। और सेक्शन 18 पे भी मतलब कुछ प्रकाश डालो लोगों को, भी हमें पता होगा कि सबको सेक्शन 18 के बारे में, तो वो उसकी अवहेलना करते हैं। मतलब इस सिलसिले में कुछ अभी हमने एक आरटीआई लगाई थी, एक डिपार्टमेंट है DSFDC जो कि लोन वगैरह देता है लोगों को, उनके ऑडिट से संबंधित जानकारी मांगी, वहाँ बहुत करप्शन है, वहाँ से जानकारी मांगी तो उन्होंने जानकारी नहीं दी, आधी अधूरी जानकारी दी है। अब हम उसमें अपील करने के मूड में तो हैं, लेकिन जो उनका रवैया है ना, वो रवैया समझ नहीं आ रहा कि भाई क्यों जानबूझ के वो बार बार परेशान करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन सीधे वन टाइम नहीं दे रहे। ये दिल्ली सरकार की इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं। हाँ जी सर, मैं दिल्ली सरकार की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। मेरा एक सुझाव है, बताइए। आप जैसे और लोग मिलके आपके चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर को लिखिए। सर वो तो खुद आपका म्यूट हो गया। वो तो दोनों ही आरटीआई एक्टिविस्ट रहे हैं सर। नहीं, इसलिए उनको वहां लगाइए कि भाई आप तो यहाँ से शुरू हुए थे, कम से कम दिल्ली सरकार को तो मॉडल बनना चाहिए, और ये पब्लिकली कोट कीजिए। वो सब कहने की बात है, वो सब सर कहने की बात है शैलेश सर, वो सब कहने की बात है। राजनीति में आने के बाद सारे नियम कायदे वसूल सब चेंज हो जाते हैं। शिवानी जी, उनकी बात सही है, उनकी पब्लिक बात प्रेशर समझ में अगर आ आप लाएंगे तो वो भी बदलेंगे। उनको बहुत जरूरत है पब्लिक ओपिनियन की। आज की भारतीय राजनीति में यदि आप हरिश्चंद्र को भी ला देंगे तो वो भी बदल जाएंगे, लोग हरिश्चंद्र को भी गाली देना प्रारंभ कर देंगे। हमारा जो आरटीआई डालने का जो मकसद है वो यही है कि भाई जब वो खुद एक आरटीआई के हमारे एक्टिविस्ट रह चुके हैं, ठीक है, तो अब हम जानबूझ के आरटीआई इसलिए डालते हैं कि वो जो एक्टिविस्ट हैं उनके डिपार्टमेंटों से पता पड़ना चाहिए ना इन्फॉर्मेशन की भाई क्या हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, फिर हम उनका डेटा लेके उनको फॉरवर्ड भी करने की सोच रहे हैं इस बात में। सर सही समझा रहे थे, मुझे जो समझा रहे थे मैं उनकी बात पूरी कर सुनना चाहूंगा। हेलो सर, हम महाराष्ट्र में क्या कर रहे हैं? हाँ, कलम 225 कलम शैलेश सर की बात पूरी करवाइए। हाँ शैलेश सर ने अपनी बात पूरी कर दी, सर बोले। हाँ देखिए, आरटीआई का ओवरऑल पूरे देश भर में हालत अच्छी नहीं है, और एक मेन कारण है कि अपने कमिश्नर्स उनको पारदर्शिता के साथ कोई लगाव नहीं है, वो अपनी हिसाब से मनमानी कर रहे हैं। मगर दिल्ली का मामला है तो मैं ये सजेस्ट जरूर करूंगा कि कोशिश कीजिए पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करने का। आपके चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर को मुश्किल है ऐसे पब्लिक ओपिनियन को रेजिस्ट करना, क्योंकि वो आरटीआई से निकले हैं। दूसरे लोग तो शायद शिवानंद जी कहते हैं वो बात सही है, आज हरिश्चंद्र को भी ला के खड़ा कर दिया तो पता नहीं क्या होगा। मगर कोशिश कीजिए, आई थिंक उनको पब्लिक ओपिनियन की थोड़ी ज्यादा सेंसिटिविटी है दूसरों के कंपैरिजन में, तो कोशिश करके देखिए ये, या इंटरव्यू मांगिए या टाइम मांगिए उनको कि आके समझाएं आप आरटीआई वालों के साथ। कहिए भी आप आरटीआई के जाने माने, आप हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं, तो अब इसके बारे में कुछ कीजिए। आपको मॉडल बनना चाहिए पूरे देश का, कोशिश करके देखिए। उनको कहिए कि एजुकेशन और मेडिसिन आप हेल्थ केयर में बता रहे हैं आप मॉडल, तो आरटीआई में भी आप मॉडल बनेंगे तो पूरे देश भर में आपकी वाह वाह होगी।
ठीक है सर, इसमें आगे भी बढ़ते हैं। कुछ और लोगों ने भी अपने हैंड रेज किए हुए हैं। साजाद आरटीआई आपका क्या है? जिंदाबाद। मैं जम्मू एंड कश्मीर से हूँ, डिस्ट्रिक्ट बड़गांव। तो आरटीआई से 2009 से काम कर रहा हूँ सर। एक्चुअली सर जो हमारा आरटीआई था 2009, JNK आरटीआई 2009, उसमें जब भी हम आरटीआई एप्लीकेशन डालते थे हमें तुरंत जवाब मिलते थे विद इन 1 मंथ, और अच्छे रेस्पेक्ट के साथ। जब से एवोल्यूशन ऑफ 370 हुआ है सर, तब से सर ये बोल रहे हैं कि ये भी गया है, जो आपका आरटीआई ये भी है। वैसे इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही कि जैसे पहले मिल रही थी। जो ही हम आरटीआई एप्लीकेशन डालते तो वो उनको पता नहीं है 2005 आरटीआई एप्लीकेशन आरटीआई क्या है। वो 2000 यानी 2019 के बाद कोई यहाँ पे ऐसा प्रोग्राम भी नहीं हुआ कि जैसे उनको पता चले कि 2005 में कौन से लॉज है, कैसे सेक्शन 63 ये जब भी जो हम आरटीआई एप्लीकेशन बहुत टाइम लगता है, और 30 डेज के बाद नई इंफॉर्मेशन मिलती है। फिर फर्स्ट अपील डालना पड़ता है, वो भी बोलता है कि हमें अभी ये नहीं पता है, अभी हमारे पास कोई ऑर्डर ये नहीं है वो नहीं है। 2000 अब हम यहाँ परेशान हो गए। अगर हम सेकंड अपील करेंगे चीफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में, वहां पे भी बहुत सारे जैसे टाइम लगता है। तो अभी सर कह रहा था कि कोर्ट नहीं जाना है, कोर्ट नहीं जाना। सर हम क्या करेंगे? 6 महीने से इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। यहाँ तो यहाँ के जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है उनको भी पता नहीं है 2005 में कौन कौन से लॉज है। सर यही होता है। और इससे पहले भी मैंने सर एक आरटीआई एप्लीकेशन डाली थी यहाँ पे 2005 आरटीआई 2005 मैंने डाले थे। तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ आ जा, हमें पता नहीं। जो मैं वहां पे गया, मैंने उनको बोला कि सेम है जैसे सेक्शन 63 बताया उनको। उसके बाद जो मैं वहां से निकला तो उनने मेरे ऊपर ही एफआईआर किए कि यह यहाँ पे आया, उनने गाली गलौज दी, कुछ ऐसा किया। तो फिर 153 उनने एफआईआर लॉन्च किया। अभी भी कोर्ट में वो केस चल रहा है और गवाह भी अपने मुलाजिम है। सर अब हमें बताए कि हम क्या करेंगे यहाँ पे? चलिए सर, कोई क्लियर जवाब नहीं है। जो आप बता रहे हैं कुछ हद तक आरटीआई की हालत बुरी होने की कि अभी आपको सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन से सेकंड अपील करना है और वहां पे भी 1-2 साल लग जाते हैं, जबकि आपके कानून में ये प्रावधान था एंड आई थिंक वो कमीशन फॉलो कर रहे थे। टाइम लिमिट था सेकंड अपील का डिसीजन देने के लिए। इसके सिवा और तो मैं क्या आपको बताऊं, यही कहूं कि भाई हमको सब जगह लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है, जिसमें हम कुछ हद तक शिवानंद जी कर रहे हैं मध्य प्रदेश की तरफ से और काफी देश भर को जोड़ रहे हैं, मगर ऐसे 10-20 होना जरूरी है। अगर 10-20 ऐसे हो गए लोकल लैंग्वेजेस में भी हो, तब शायद हम कुछ लोकल पब्लिक ओपिनियन क्रिएट कर पाएंगे। मेरे पास और इसका कोई तरीका मुझे नहीं दिखाई देता। कानून क्या है ये मैं बता सकता हूँ, कानून की कलम क्या है ये मैं बता सकता हूँ, पर कानून अमल न करें, गैर कानूनी तौर पे ऑर्डर्स निकालें, उसके लिए क्या करें मेरी समझ के बाहर है। सही बात है। और इसमें पंक्ति जी ने एक बात अभी चैट बॉक्स में कही थी कि आज का जो मुद्दा है कि ये जो गैर कानूनी ढंग से सूचना आयोग बयान कर रहे हैं या आरटीआई आवेदन लगाने के लिए वो एक तरह से मना कर रहे हैं कि वो नहीं कर सकते इस तरह से, है ना, रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। इस पर आप लोगों के क्या ओपिनियंस हैं? आप लोग क्या समझते हैं इसके विषय में? हर व्यक्ति जो भी यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो आप अपने विचार जो है इसी में जूम आईडी और जो पासकोड है नंबर हमारा है 9589152587 9589152587। इस नंबर पर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मैं पंक्ति जी को फॉरवर्ड कर दूंगा, वो इस मामले को लेकर के MAGP और आपके RTI एकता मंच वगैरह और जितने लोग हैं सब आप लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो उनको मैं फॉरवर्ड कर दूंगा आप लोगों के सजेशंस। और आप लोग इसमें जो भी आपके पास इनपुट्स हैं तो इस तरह से आप लोग भेजें जिससे इसमें एक बेहतर ढंग से इसमें प्रयास किया जा सके। देखिए यह मुद्दा जो है इसको आम मुद्दा मत मानिए। पहले एक मुद्दा आया था, 1-2 बात आई थी तो लोगों ने इसको बहुत हल्के में लिया। स्वयं शैलेश गांधी सर इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जब ये बात आई थी तो लोगों ने कहा कि चलो हो गया, चलता है, कोई बात नहीं, एक आध कोई इन्फॉर्मेशन कमिश्नर इसने ऐसा कर दिया। लेकिन जब बार बार ये चीजें हो रही हैं तो ये पूरे देश में होगी और भी ज्यादा सूचना आयोग में होगी। जब तक इसका पुरजोर आप लोग विरोध नहीं करेंगे, इसको लिखेंगे नहीं। अच्छा, हमारे बीच में देवेंद्र अग्रवाल जी हैं और आपके साथ में जो काम करने वाले लोग हैं,
हम इसमें एक बात ये जोड़ना चाह रहे हैं कि आप लोग अभी बहुत सारे मुद्दों को लेकर के सूचना आयुक्तों के विरुद्ध आप लोगों ने लिखा है। इनफैक्ट आप लोगों ने तो हमारे वेबिनार के विरुद्ध में कुछ लोगों ने लिखा है कि इनका वेबिनार जो है ये झूठा फैला रहा है, ये सारी चीजें। तो मैं ये कहूंगा ऐसे लोगों से कि आप लोग कम से कम अब इन 2 सूचना आयुक्तों के विरुद्ध जो गुजरात में ऐसा काम कर रहे हैं उनके विरुद्ध भी इसी तरह से आप लोग एक आवेदन बनाइए, जनरल आवेदन बनाइए, ईमेलिंग लिस्ट तैयार करिए, वो मुझे भी फॉरवर्ड करिए, सबको फॉरवर्ड करिए। और ज्यादा से ज्यादा शिकायतें वो राष्ट्रपति से लेकर के प्रधानमंत्री, राज्यपाल, चीफ मिनिस्टर, जहां भी हों, ऐसे सूचना आयुक्तों के विरुद्ध आप लोग अवश्य कंप्लेन करिए जो आरटीआई आवेदकों को बैन कर रहे हैं। क्योंकि जब आरटीआई आवेदक ही नहीं रहेगा, आप आरटीआई आवेदन ही नहीं लगा पाएंगे तो आरटीआई खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो मतलब ये आरटीआई को खत्म करने का एक बहुत आगे का स्टेप है, एक तरह से आप समझ लें इस बात को। अभी तक तो जो सारे प्रयास हो रहे थे इंफॉर्मेशन डिनायल का और अपीलों के लिए 2 साल 3 साल हमें लटकना है, वो तो चलिए एक आम परंपरा पूरे देश में चल रही है, उसके लिए तो हम लोग लड़ ही रहे हैं। लेकिन यदि आरटीआई आवेदन यानी आपका जो संवैधानिक अधिकार है, आपका जो मानवाधिकार है, यदि उसका हनन आप लोगों का आपका हो गया, हमारा हो गया, तो ये मान के चलिए कि फिर हमारा आपका कोई कुछ हो नहीं सकता है। तो इसलिए इस विषय पर आप लोग सभी कृपया सजेशंस अपने भेजें चैट बॉक्स में। पंक्ति जी आप भी अपना ईमेल वगैरह शेयर कर लीजिए प्लीज, तो हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो आपको जरूर अपने जो उनके सजेशंस हैं वो आपको भेजेंगे। आगे भी बढ़े जी। मैं सर कहना चाहूंगा इस बारे में। हाँ जी पंक्ति जी बोलिए। एक मिनट रुकिए पहले, पंक्ति जी हाँ बोलिए। हेलो जी मैं एक मिनट सजाद को ये कहूंगी कि वो आरटीआई के अवेयरनेस और ट्रेनिंग के लिए बहुत सारे लोग हैं जो उनको हेल्प कर सकते हैं देश भर में से, वेबिनार के थ्रू, इवन ई प्लेटफॉर्म के माध्यम के थ्रू भी वो अपने अवेयरनेस और ट्रेनिंग प्रोग्राम के जो कार्यक्रम हैं वो जारी रखें। धीरे धीरे उसी से बदलाव आएगा। सेक्शन 4 को असर्ट करने के लिए जो प्रयास हैं, अवेयरनेस के लिए जो प्रयास हैं, 2005 के कानून के प्रावधान के बारे में लोगों को और ज्यादा बताना शुरू करें, वही एक रास्ता हमारे पास है। और उसके लिए उनको, जैसे हम भी हेल्प करने के लिए तैयार हैं और देश भर में जितने भी आरटीआई एक्टिविस्ट लोग हैं वो सब उनको इसमें हेल्प कर सकते हैं। फिजिकली वहां ट्रैवल करना तो बहुत खर्चा हो जाएगा, लेकिन वेबिनार के थ्रू जितना हो सकता है वो बिल्कुल हम कर सकते हैं। मैं भी अपनी सर्विसेज देने को तैयार हूँ। जी बिल्कुल शैलेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इस तरह से है। और आप लोग बीरेन जी। हाँ जी थैंक यू। जो सज्जाद भाई का जो विकास जी, सबको एक साथ ना बोले, आप लोगों का एक एक नंबर आएगा, हैंड रेज आप लोगों ने किया हुआ है। हाँ बीरेन जी प्लीज। जी हाँ जी, सज्जाद भाई का जो प्रश्न था, तो इसमें ये है कि जो कानूनी स्थिति ये है कि पहले वहाँ जम्मू एंड कश्मीर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2009 लागू था। मैंने वो कानून पढ़ा नहीं है, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है जितने भी ये स्टेट कानून है, अलग अलग स्टेट एक्ट भी है कुछ, तो ये लगभग प्रावधान वैसे ही है जैसे आरटीआई एक्ट 2005 के है। अब चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बदल गया है और जो राज्य सूचना आयोग है जम्मू एंड कश्मीर का, उसको समाप्त कर दिया गया है। और अब ये होम मिनिस्ट्री का ऑर्डर है कि ये जो CIC के अंडर में ही सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में आता है, क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी हो गया है। तो इसमें जो पंक्ति बेन का जो सुझाव है, मैं भी उसके साथ सहमत हूँ कि इसमें ट्रेनिंग के लिए जो प्रावधान है सेक्शन 26 में, और ट्रेनिंग की जो जिम्मेदारी है वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की है। और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चूंकि अब जम्मू एंड कश्मीर राज्य सरकार के बदले सेंट्रल गवर्नमेंट बन गया है, तो जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है, तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स को एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वेस्ट की जाए कि वो जो राज्य सरकार जो भी मतलब जो जम्मू एंड कश्मीर के जो अलग अलग विभाग है, उनके जो अधिकारी है, PI और एपेलेट अथॉरिटी, उनको सेक्शन 26 के तहत वो ट्रेनिंग प्रदान करे, तो ये ट्रेनिंग दी जा सकती है। और प्रावधान लगभग वैसे ही है 2009 के 2005 के कानून में, कोई खास फर्क नहीं है। जैसा स्टेट एक्ट पहले होता था जम्मू एंड कश्मीर का, लगभग, क्योंकि वो भी 2005 के बाद ही बना है, तो लगभग वैसे ही प्रावधान है जैसे जो ITI एक्ट 2005 में है। तो मेरे ख्याल से ऑफिसर्स को भी अडॉप्ट करने में या ट्रेन करने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। करस्पॉन्डिंग ऐसे टेबल बनाए जा सकते हैं कि 2005 में क्या प्रावधान है, जो जम्मू एंड कश्मीर का 2009 का जो एक्ट है जो रिपील हो गया 2019 में, उसमें क्या प्रावधान थे। तो मुझे लगता है ये ऑफिसर्स को ट्रेन करके इस बारे में अवेयरनेस की जानी चाहिए। थैंक यू। ठीक है बीरेन जी, धन्यवाद। अब आगे के प्रश्नों पे अपन आ जाते हैं। कमलेश शर्मा ने हैंड रेज किया हुआ है। कमलेश शर्मा जी पूछिए अपनी बात। अफसर गौर जी, आपका क्या प्रश्न है? विकास गैलेक्सी। हेलो, आवाज आ रही है मेरी?
हाँ जी, आवाज आ रही है, लेकिन आप लोग ज्यादा टाइम मत लगाया करिए, समय बहुत कम है हमारे पास, 15 मिनट का टाइम है क्वेश्चन आंसर का। तो हाँ जी, अफसर जी बताइए, अफसर जी प्लीज। खासकर इसके बारे में शैलेश जी तो जानते हैं बहुत ज्यादा। इसमें मेरा एक पहले जजमेंट भी था और एक अभी का भी जजमेंट है। इस शो कोर्स नोटिस देकर ये मामले को उसी डेट को डिस्पोज कर रहे हैं, मतलब लोक सूचना अधिकारी को दोषी भी पाते हैं। मतलब जितने भी हमारे जानकार हैं, एक पिटीशन बनाया जाए जनहित याचिका इस तरह से, तो क्योंकि जुर्माना तो लगना बहुत जरूरी है, या तो वो उनको बरी करें या जुर्माना लगाए। ये डेटों को उसी डेट को शो कोर्स नोटिस। आपकी आवाज जो है वो क्लियर नहीं आ रही, लेकिन आपका प्रश्न जो है वो समझ में आ गया है। शैलेश सर, इनका कहना है कि जिस डेट को शो कॉज नोटिस देते हैं उसी शायद डेट को ये डिस्पोज कर दे रहे हैं, इस तरह से कुछ आ रहा है। तो ये तो पूरी तरह से इलीगल है, शो कॉज नोटिस के बाद 15 दिन। नहीं, देखिए दो पार्ट है। एक तो इंफॉर्मेशन देने के बारे में जो ऑर्डर है वो इश्यू हो जाता है, शो कॉज नोटिस में पीआईओ को एक अवसर देना जरूरी है अपनी साइड रखने के लिए। तो केस डिस्पोज हो जाता है, शो कॉज नोटिस की हियरिंग होती है, और अगर पेनल्टी लगे ना लगे वो उसके एक्सप्लेनेशन पे डिपेंड करता है। तो इसमें मेरे हिसाब से कोई गैर कानूनी चीज नहीं है। ठीक है सर। ये कौन है श्रीमान जी? 3A36 CB 65 चंदन वाले भाई साहब, हेलो, अपने आप को अनम्यूट कर लें। आप लोग अपना नाम लिख करके रखा करिए, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना। हाँ जी, पूछिए पूछिए, आप ही आपका नाम क्या है? सर मैं शहडोल से हूँ, बालन मिश्रा। सर मेरा मैं आरटीआई ऑनलाइन आरटीआई लगाया था आवेदन, और ये मेरा सामान्य प्रशासन विभाग में सर मेरी जो पत्र है वो गलत जगह चली गई, और वहां से मुझे एक आवेदन मतलब आया कि हम यहाँ से नहीं दे सकते हैं, आप लैंप्स चंदौड़ी में ही जाकर के लीजिए। और वहां मैं गया सर, तो उन्होंने लिख दिया कि हमारे पास भी कुछ नहीं है। अब इसके लिए मैं सर क्या करूं? जो प्रथम आपको डिसीजन आया कि हमारे पास नहीं है, वहीं पे अपील कीजिए और कहिए कि उन्हें भेजना चाहिए। मतलब जो मेरे को सामान्य प्रशासन विभाग से जो लिख के पत्र आया है कि चंदौड़ी से लीजिए, तो मैं चंदौड़ी में प्रथम अपील दायर करूं सर? मेरे हिसाब से आप पहले जहां पे आपने अप्लाई किया था जीएडी में, तो वो मेरा सर गलत जगह चला गया था सामान्य प्रशासन विभाग में, तो वही मैं पत्र भेजूं सर? उसी को अपील कीजिए कि उनकी जिम्मेदारी थी कि ये ट्रांसफर करें 6(3) के तहत। जी, कानून ये कहता है कि आपको मना नहीं किया जा सकता है, उसको ट्रांसफर करना है। आपको ये नहीं बता सकता है आप इस देश के बादशाह या बेगम हैं। जी। सर मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ सर, जो पीआईयू जानबूझ करके मतलब गलत जानकारी देते हैं, हम लोगों को परेशान करते हैं, तो आरटीआई कानून में कोई ऐसा प्रावधान है कि हम लोग मतलब डायरेक्ट जाके थाने में एफआईआर कराएं, ऐसा कुछ सर? एफआईआर के बारे में काफी अलग अलग राय है, काफी अलग अलग मत हैं। मैं खुद पहले ये मानता था कि एफआईआर का रास्ता गलत है, मगर अब चूंकि सब जगह गलत ही हो रहा है, तो एफआईआर का मामला भी अगर आपके ये कर सकते हैं सर, ये हाँ ये बालन मिश्रा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको मजबूत होना पड़ेगा, क्योंकि आपकी एफआईआर तो रजिस्टर्ड होगी नहीं। आप आवेदन दे दीजिए, एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं होगी। सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं होती है ना, ये सब बातें आ जाती हैं। तो आप आवेदन दीजिए और फिर आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, 156(3) के तहत वहां पे परिवाद दायर करना पड़ेगा, और हो जाती है एफआईआर दर्ज हो जाती है। ताराचंद जी का एक प्रेजेंटेशन है हमारे बीच में, तो मैं उसको आपको भेज दूंगा। आप हमसे संपर्क करिएगा 9589152587 पर, मैं आपको भेज दूंगा। पहले से प्रश्न पूछना है ब्लैक लिस्ट के बारे में। हाँ क्या पंकज जी? मैं शैलेश से मुझे एक प्रश्न पूछना है ब्लैक लिस्ट के बारे में, जो ब्लैक लिस्ट करते हैं उनके बारे में। एक छोटा सा प्रश्न है मेरा। हाँ पूछिए। शैलेश जी, हाँ, कि जो ब्लैक लिस्ट एप्लीकेंट तो करते हैं, उसमें आवेदन किया है उनको, तो जैसे ये लोग
20 से 1 की तरफ फाइन का ऑर्डर कर रहे हैं पब्लिक इंटर ऑफिसर को, नोटिस दे रहे हैं कि तो ऐसे नोटिस क्या आवेदन करने वाले को नहीं देना चाहिए ब्लैक लिस्ट करने से पहले? सॉरी, मैं क्लियर समझ नहीं पाया आप क्या कह रहे हैं। इनका सर ये कहना है पंकज जी का कि जैसे सो-कॉज नोटिस देते हैं पीआईओ को कि मतलब आपने जानकारी क्यों नहीं दी, क्यों ना आपके ऊपर 10,000 25,000 का जुर्माना न लगाया जाए, है ना, इस तरह से। तो टाइम देते हैं उनको, 15 दिन 1 महीने का टाइम देते हैं। तो यदि किसी को ब्लैक लिस्ट करना है तो उसके पहले उसको नोटिस, सबसे पहली बात तो पंकज जी ब्लैक लिस्ट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो नोटिस का सवाल ही नहीं पैदा होता है। सबसे पहले ऐसा तो कोई अधिकार ही नहीं है। हाँ, तो फिर हटा शिवानंद दीजिए। जी को कहते हैं कि भाई आप शिवानंद जी कल को ब्लैक लिस्ट कर दें किसी को, तो ऐसा अधिकार के बिना तो वो ऑर्डर जाएगा। बिना अधिकारिता के कुछ नहीं होता है, इनके ब्लैक लिस्ट करने से कुछ नहीं होता है। हमें तो लगता है कि सर ये जो ब्लैक लिस्ट हुए हैं इन लोगों को पुनः आरटीआई लगाना चाहिए। आरटीआई लगाने के बाद जानकारी नहीं मिलेगी तो इनको प्रथम अपील, द्वितीय अपील पे जाना चाहिए। और जब 45 डेज का टाइम हो जाए, मतलब 90 डेज का टाइम हो जाए द्वितीय अपील किए हुए, सेकंड अपील किए हुए आयोग में, तो इनको सबको हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर देना चाहिए, रिट पिटीशन, जिनको ब्लैक लिस्ट किया गया है कि साहब हमने आरटीआई लगाया था, इन्होंने हमें जानकारी नहीं दी। अब वो इसका जिक्र भी, हाँ सुनिए, ये बात आपने जो बताया है वो प्रोसेस हो चुका है, अभी लास्ट में चल रहा है। आयोग ने सेकंड अपील फाइल किया है। तो ऐसे ही ब्लैकलिस्ट किया गया है, तो इसमें आपको ऐसे ही करना है। और सुप्रीम कोर्ट को ये, सॉरी हाई कोर्ट को आप ये बताइए ही नहीं कि आपको ब्लैक लिस्ट किया गया। आप सिर्फ वहां पे ये बोलिए कि हमने आरटीआई लगाया था और साहब हमें आरटीआई की द्वितीय अपील करने के बाद भी जानकारी नहीं मिली है, और ये 90 डेज में, 45 डेज में जानकारी मिलनी चाहिए। कर्नाटक और कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला है, कोलकाता हाई कोर्ट का फैसला है, उसका वायलेशन कर रहे हैं, तो हमें जानकारी दिलवाई जाए। देखिए आपकी रिट पिटीशन स्वीकार हो जाएगी, फिर वहां पे जीरा करिए, तो वहां पे ब्लैक लिस्ट तो ऑटोमेटिकली आपका हट जाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट फेवर में, हाँ फेवर में आपका डिसीजन देगी। आप उसको बताइए ही नहीं कि आपको ब्लैक लिस्ट किया गया है, तो वो जो आदेश है ब्लैक लिस्ट का सूचना आयोग का, वो रखा रह जाएगा, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। मेरा प्रश्न ये है, हाँ गैलेक्सी J7 बुजुर्ग महाराज क्या बोलना चाह रहे हैं? हाँ जी जी। हेलो, मे आई एंटर? हेलो, महेंद्र पटेल। हेलो, हाँ जी, हाँ महेंद्र जी प्लीज बताएं। आवाज आती है? हाँ, आपकी आवाज मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए कि हाई कोर्ट में जाना it is not possible for an ordinary person. फर्स्ट तो, और जितने भी ब्लैक लिस्टेड आदमी है यहाँ में भी there is not a single person who is able to go into high court. So किसी भी आदमी ने परमिशन अभी तक नहीं दी है, बरोबर। एक चीज तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई आदमी सीधा, because we have discussed with the chief commissioner of the Gujarat सुनिए महेंद्र जी, ऐसे लोगों को ब्लैक लिस्ट होने दीजिए, इनको ब्लैक लिस्ट होने दीजिए। ये ब्लैक लिस्ट होने के लिए पैदा हुए हैं। उन 10 लोगों को बताइए कि तुम्हारा जन्म ही ब्लैक लिस्ट होने के लिए हुआ है। अरे भाई, जब तुम हाई कोर्ट नहीं जा सकते आयोग के आदेश के विरुद्ध, तो तुम काहे के लिए आरटीआई लगा रहे हो? मतलब तुमने कुछ न कुछ गड़बड़ी की होगी, इसीलिए तुम्हें इस तरह से ब्लैक लिस्ट किया जा रहा है। नहीं तो हाई कोर्ट जाना चाहिए ना इनको। हाँ जी, when we have represented our case to the chief commissioner of Gujarat, information commissioner of Gujarat, उन्होंने बोला कि ये हाई कोर्ट में जाए, तब मैंने गर्म होके उनको बोला था कि दिस इज नॉट अ वे, ये चीज नहीं है कि आप इसीलिए देते हैं ऑर्डर कि सब हाई कोर्ट में जाए। कौन सहन करे, कौन खर्चा करेगा इतना? और हाई कोर्ट इट इज नॉट इजी फॉर अ कॉमन पर्सन, और सामान्य आदमी के लिए हाई कोर्ट में जाना पॉसिबल नहीं है। यही बात है। हम लोग चंदा करके मदद कर देंगे महेंद्र जी, लेकिन बड़े ऑर्डर हैं, इनके विरुद्ध आपको हाई कोर्ट में जाना ही पड़ेगा। नहीं जाएंगे तो ये ट्रेंड बन जाएगा। ये ट्रेंड को खत्म करना है, इसलिए हाई कोर्ट में जाना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। कोई एग्री होना जी। शिवानंद जी अभी ऑलरेडी जो हाई कोर्ट में गए हुए हैं, उनका ऑर्डर, उनका केस अभी एक्सेप्ट हुआ है। जो एक एप्लीकेंट हैं जिन्होंने 15 हाई कोर्ट में एप्लीकेशन किया है, जिनको बैन भी किया था, और उन्होंने दोनों तरीके से कहा है कि भाई एक तो बैन किया हुआ ऑर्डर को चैलेंज करना, और दूसरा बैन करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन मांगी उसमें जो कुछ नहीं हुआ, उसमें आगे तक जाके वो हाई कोर्ट में पहुंची हैं। ऐसे बहुत सारे मतलब ऑर्डर्स, लेकिन वो मतलब एक्सेप्ट किया है हाई कोर्ट ने मैटर, लेकिन आगे अभी उसकी सुनवाई नहीं हुई है। और जैसे वो आगे चलेगा जल्दी, इसका ये वो कोशिश कर रहे हैं।
जी मैडम 2.5-3 साल से छत्तीसगढ़ में इंदल चंद सैनी जी का मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है, कोर्ट उसमें डेट ही नहीं बढ़ रही है आगे। तो ऐसे तो लगते हैं कोर्ट के चक्कर में तो बहुत समय तक, थोड़ा सा इसमें इनिशियली एक्टिविटी चालू करनी चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं, मैंने देवेंद्र जी आपको बताया है, एक बढ़िया ईमेल बनवाइए, ताराचंद जी वगैरह सबको मिल करके एक बढ़िया लीगल पॉइंट्स पे, इसमें है ना, पंक्ति दीदी का बहुत बड़ा रोल रहेगा, क्योंकि हाँ, पंक्ति और दीदी उसको अपन गुजराती लैंग्वेज है, थोक आप में, समझ सकते हैं। पूरे देश से थोक में हम लोग उसको ईमेल करते हैं और इस तरह से उस पर अपन कार्यवाही करते हैं, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, केस अगर अच्छा, देवेंद्र मैं जी अगर नंबर पे नहीं आया है तो आप सरदार उसको जी। अर्ली लिस्टिंग के लिए दे सकते हैं जी। हाँ, मैं ये कह रहा था, आज थोड़ा सा लाइट का यहाँ पे दिक्कत है और हमारा ये लैपटॉप भी डिस्चार्ज होने वाला है, तो टाइम भी हो गया है, हमें लगता है कि अब आज हमें थोड़ा सा इसको बंद करना चाहिए। और अभी तक किसी भी व्यक्ति ने जो सूचना आयोग की कार्यशैली क्यों इस तरीके से की जा रही है उस पर आज तक प्रश्न चिन्ह लगाया ही नहीं। जो सरकारी मुलाजिम रहते हुए सूचनाएं छुपा रहा था उसी को ही